अन्ना, I want all of you to have your cameras on. ये एक दो लोग जिन्होंने एडवांस में, इसको ना पता है एंटीसिपेटरी बेल का ऑप्शन बोलते हैं। ऐसा जब आपको पता होता है आप अरेस्ट होने वाले होते हो, उससे पहले ही बेल ले लेते हो जाके कोर्ट में। तो इन्होंने क्लास में आने से, पूबा ने और इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझसे पूर्वी ने बोला कि मैम नेक्स्ट टाइम से विल हैव द कैमरा ऑन। हाय तमन्ना। Oh, hello, ma'am. हेलो, How are you हाउ आर doing? यू? आई एम सुपर्बली फाइन, हाउ आर यू? I'm good. चलो आज की क्लास में बेटा बहुत मजे करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड टू हैव दिस क्लास विद यू ऑल। तो मैं आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स के बारे में। ठीक है, अब इसको सेलिएंट भी बोलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तब आपको दिखेगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और आप लोग ना जितना भी इंटरेक्ट कर सकते हो उतना करना। ठीक है, यू हैव टू कीप इट एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल। ठीक है, इसको आप बिल्कुल जस्ट टेक एन एक्सपीरियंस लाइक आई एम योर फ्रेंड ओनली। ठीक है ना? तो क्योंकि मेरे को तो बहुत जैसे टीचर टीचर वाला फीलिंग मुझे आता नहीं है गाइस। ठीक है, तो मेरे से तो खुद नहीं हो पाता है। ठीक है। सो बाकी जिन जिन के कैमरा ऑन नहीं है उनके मैंने नाम लिख रही हूँ जरा मैं अभी अलग से। ठीक है, तो मुझे अलग हिसाब लिया जाएगा सबसे। ठीक है। हाय निधि, हाउ आर यू? Hi, ma'am. Hello. Nidhi is one of the most interesting people to watch profile pictures. मैं निधि की प्रोफाइल पिक्चर ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन में देखती हूँ एंड वाओ शी इज अ स्टाइलिश चिक, यू नो, आई मस्ट से। राइट। सो ठीक है। और इतनी सारी लड़कियों में यश, आर यू द ओनली बॉय अभी? ओहो। So, and Yash is one of the latest addition to our group, guys. तो लड़कियां थोड़ी जरा प्लीज बी काइंड। ठीक है, सारी लड़कियों का जोर है यहाँ पे। हाय इजाबेल। हेलो, आई एम नॉट, यू नॉट ऑडिबल। एक बार जरा प्लीज चेक योर माइक। यस। सो आई थिंक वी कैन बिगिन विद द क्लास। मैं एक बार आपको आइडिया दे देती हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो चैत्री प्लीज आप भी अपनी वीडियो ऑन करो। फरहान, फरहान तुम्हें तो करनी पड़ेगी ऑन। मैं तो स्टार्ट ही नहीं करूंगी जब तक तुम वीडियो ऑन नहीं करोगे। क्योंकि अब निधि देखो तुमसे एक स्टेप आगे हो गई ऑलरेडी वीडियो ऑन करके। एंड भाई तुम लोग की वो की बहस होती है भाई साहब, मतलब थैंक गॉड तुम दोनों एक ही घर में नहीं हो। नहीं तो मतलब मम्मी ना मार मार के तुम दोनों को सही कर देती सीरियसली, क्योंकि इतनी लड़ाई होती है इन दोनों की ग्रुप में। बट सो या, हाय चैत्री, हाउ आर यू? नाउ आई कैन लुक एट यू। हाय। सो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। फरहान मैं नजर रख रही हूँ इस चीज पे। ठीक है ना? सो आई मेक श्योर दैट यू हैव योर वीडियो ऑन। ओके, चलो भाई। So guys, what we are going to do today is that we are going to learn about the salient features of the Indian Constitution. अब जिस तरह से इसको हम बोलते हैं, देखो तो स्पेलिंग इज salient, इसको ना साइलेंट से कंफ्यूज मत करना। क्योंकि हमारे प्रोफेसर साहब जो थे ना जिनसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, वो खुद इसको साइलेंट फीचर बोलते थे। और मुझे बहुत दुख होता था कि सर इसको कैसे आप साइलेंट फीचर बोल सकते हो, ये तो सबसे प्रोमिनेंट फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो सेलिएंट फीचर का मतलब होता है गाइज, आई वेट लेट मी गिव यू, ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। वेट, हाँ। सो बेसिकली सेलिएंट फीचर का मतलब होता है कि ऐसे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जैसा वो दिख रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, तो आई एम अ बबली पर्सन, मुझे बातें करना पसंद है, तो इट इज अ सेलिएंट फीचर ऑफ माई पर्सनैलिटी। अब मैं बोलूं कि नहीं नहीं जी मैं तो बहुत ही शांत और बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ, मुझसे तो कुछ काम इस तरह से नहीं होता, मैं तो जैसा आप चाहो वैसा कर दूंगी। अभी झूठ होगा क्या? होगा ना, झूठ होंगी, इसका मतलब अपने बारे में झूठ बता रही हूँ। तो अगर मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि भाई आई एम अ चर्पी पर्सन, आई लाइक टू इंटरैक्ट विद पीपल, सो दिस इज वन ऑफ द सेलिएंट फीचर्स अबाउट मी। गेट इट? नाउ ईच वन ऑफ अस हैव आवर ओन काइंड ऑफ सेलिएंट फीचर्स। ठीक है। अच्छा बच्चों एक काम करो, आप तब तक म्यूट कर लो, मैं मतलब यू कैन अनम्यूट जब आपको रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, बिकॉज वो ना कुछ डिस्टर्बेंस आती है, बिकॉज देन रिकॉर्डेड बाद में कोई देखेगा तो उसको इशू हो सकता है। ठीक है। सो दिस इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स which the Indian Constitution talks about, and it is one of the क्या मतलब one of the prestigious most prestigious constitution of the world also। ठीक है।
तो चलो आगे बढ़ते हैं सेलेंट फीचर्स में। तो पहला जो हमारा है, देखो अब क्या है ना, जब भी मैं आपसे किसी फीचर की बात करूंगी ना, आपको इस फीचर को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि बाद में ना हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे विच इज लाइक अ सैम्पल क्वेश्चन। सो ऑल ऑफ दीज फीचर्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर देम, ठीक है। और मैं आपको एक और फन एक्टिविटी के बारे में बताने वाली हूँ, ताकि आप अभी से ध्यान दो इस पे, इसलिए मैं बता दे रही हूँ अभी से। वंस वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना, और हम इन्हीं फीचर्स को थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेंगे ना, जब सारे फीचर्स को, एक एक्टिविटी हम करेंगे वेयर वी ऑल विल ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो उस टाइम पे बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स थे, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कहते हैं, सो उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, ठीक है। तो उन्होंने ड्राफ्ट किया था, तो बहुत सारा डिस्कशन भी किया था, है ना, कि किसी ने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, तो किसी ने उसको काउंटर किया, किसी ने उसको सपोर्ट किया। इसी तरीके से हम भी ये करेंगे। सो आई विल गिव यू ऑल डिफरेंट प्रोफाइल्स। उस दिन आप लोग उसी तरीके से माइंडसेट बना के आना, रिसर्च करके आना, एंड देन वी विल ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको लगता है कि हम ऐड कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी होगी जो हम कुछ दिन बाद करेंगे, लेकिन तैयारी उसकी आज से शुरू होगी, क्योंकि आज से आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझना है, ठीक है। बराबर। तो करेंगे, उसके बाद एक मेरी तरफ से मैं लीडर ऑफ द असेंबली भी चुन के दूंगी, ठीक है, जिसने भी बेस्ट आर्ग्यूमेंट रखा होगा। बिकॉज देखो, लॉयर्स बनने वाले हो, ठीक है, तो अपने पॉइंट को रखना तो आपको आना ही चाहिए, करेक्ट। तो ये एक्टिविटी हम करेंगे, तो इसकी शुरुआत आज से होती है, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ಅಮ್ಮ हाँ जी। ವಾಷಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು पूर्वी इज इट? ಅದಲ್ಲ हाँ ಇಲ್ಲ, बोलो। ಬರೀ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರೋದು. आई डू यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश? ಒಳಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ पूर्वी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। She is speaking in Kannada, I guess. Oh, I am not yet. I haven't learned Kannada. No, Purvi, no, no. uh, She is speaking with her mother, I guess. oh, अच्छा, ये She is फरहान को saying, सब पता लग जाता है, देखो किसके घर में कहाँ क्या हो रहा है, चाहे साउथ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, भाई फरहान इज द बेस्ट, है ना। फरहान, तुम्हें कैसे पता चला ये बताओ पहले। I am Kannadiga, ma'am. I know Kannada. I am from Karnataka. Right? ओह दैट, ये तो निधि देख लो, एक और टैलेंट है। कोई बात नहीं, निधि को मराठी आती है, पीछे नहीं है वो भी, ठीक और है। उसको गूगल करने बोलो, उसको गूगल करने बोलो वो जो बोली। ओके गाइस, ओके, लेट्स नॉट स्टार्ट दिस आर्ग्यूमेंट वंस अगेन, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो जो पहला फीचर है, इट इज दैट इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से आपको देखो, ये जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखी होंगी ना, उन्होंने इन स्लाइड्स को पहले भी देखा होगा, ठीक है। बट आज हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे लास्ट में। एक करंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन है, वो भी मैं इसमें बताऊंगी, विच वॉज अबाउट द लेटेस्ट अमेंडमेंट। तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक लेंथीएस्ट और दूसरा ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, which means that when I talk about the Indian Constitution, it is the lengthiest in nature. अब lengthiest का मतलब क्या है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, well actually that is the truth। हुआ क्या था कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे थे, so इतने सारे वेराइटी ऑफ पीपल, कल्चर्स, रिलीजन्स, उनके एस्पिरेशंस, उनको हमें अकोमोडेट करना था, दैट इट वाज नॉट इजी टू जस्ट पुट एवरीथिंग इन अ वेरी कंसोलिडेटेड मैनर, गेटिंग। तो इसीलिए जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो उस टाइम पे उसमें 395 आर्टिकल्स थे, व्हिच इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरी दुनिया में है, ठीक है। तो पहले हमें ये देखने को मिलता है कि द रीजन, व्हाट वाज द रीजन कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना लेंदी, चाहो ना चाहो वो बन ही गया, क्योंकि हमारे पास इतने डाइवर्स लोग हैं ना। जस्ट थिंक अबाउट इट, वी हैव पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, तो उनके लिए हमको राइट टू रिलीजन अलग से डालना पड़ा। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग होते, तो क्या जरूरत थी हमें लिखने की कि भाई आप कोई से भी रिलीजन फॉलो करो, आप अपने तरीके से अपने कॉन्शियंस को, अपने फेथ को फॉलो कर सकते हो, राइट। बट क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, हमें पूरा अलग से जो पोर्शन था राइट टू रिलीजन का डालना पड़ा, ठीक है। नाउ वी हैड पीपल हु वर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज ऑल्सो, उनके लिए हमको SC ST राइट्स अलग से डालने पड़े, राइट। देन वी हैड डिफरेंट स्टेट्स एंड अ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमको अलग अलग स्टेट्स के लिए भी प्रोविजंस बनाने पड़े, इलेक्शंस का तरीका बनाना पड़ा, उसमें पंचायती राज सिस्टम भी डालना पड़ा। So the reason was that India is a very huge and diverse country, जिसको एक ही जगह पे accommodate करना was not easy, fair enough। तो इसीलिए उसको करते करते, चीजों को डालते डालते, प्रोविजंस को हम बढ़ाते गए, and we made sure that no one in the country is left behind, okay। सो इसीलिए हमारे 395 आर्टिकल्स हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में,
जो बाकी हैं वो अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किए गए हैं. सो अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 444 आर्टिकल्स आर देयर जो मतलब अमेंडमेंट्स के बाद ऐड हुए, बट ओरिजिनल में देयर वर 395 आर्टिकल्स. ओके. एंड जब हम बात करते हैं एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सो इट मीन्स दैट ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखना चाहो, आप पढ़ना चाहो, तो आप उसे पढ़ ही नहीं सकते हो. यू कैन हैव अ प्रॉपर बुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गेटिंग? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसको किस फॉर्मेट में ढूंढ सकते हो, आप इसे रिटन फॉर्मेट में पा सकते हो. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. वी हैव दिस कंट्री यूके, यूनाइटेड किंगडम. ठीक है. इनके पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ये रिटन नहीं है. इसका मतलब क्या है कि इनके पास जनरल कुछ कुछ चीजें हैं, लाइक कुछ पेजेस आप पलट के देख सकते हो, लेकिन जैसी भी नीड आती है, वहां की जो जुडिशरी है वो उस चीज को, यू नो दैट जुडिशरी इट ब्रिंग्स द न्यू लॉज एंड दैट आर फॉलोड इन द एंटायर कंट्री. Got it? So it does not have a written constitution. But on the contrary, on the opposite, in Indian situation, just imagine that if it was not written, like just giving you an example, when you're preparing for CLAT exam, you have 5 subjects to prepare for, right? Now just imagine that you did not prepare notes for any of those. Now how are you supposed to revise at the time of your exam? Getting? So when there is a large variety that is to be catered, it is always advisable that you write down things. Getting? So similarly, Indian Constitution was also written down. All right. Okay, it's okay. ठीक है. Now, ये आपको समझ में आया that Indian Constitution is a written constitution and it is the lengthiest written constitution. So first feature is that much. Now, when we move to the second one, it says that it is drawn from various resources. Now, this is very interesting. A lot of people who criticize the Indian Constitution, तो वो लोग पता है क्या बोलते हैं कि आपकी खुद की तो कोई ओरिजिनलिटी है नहीं, आपने क्या करा कि आपने बस ये चीज यहाँ से पसंद आई वहां से उठा ली, ये चीज यहाँ से पसंद आई वहां से उठा ली. बट हुआ क्या था कि आपको पता है जब इंडियन लाइक वी ऑल वर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, तो ब्रिटिशर्स ने ये चैलेंज दिया था इंडियंस को कि तुम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते. यू पीपल आर नॉट इवन इंटेलिजेंट इनफ टू ड्राफ्ट योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हुआ क्या था कि उससे पहले आपने कभी सुना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के बारे में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, ये आपने हिस्ट्री में सुना होगा कभी ना. सो हुआ क्या था कि Yes, उस ma'am. टाइम पे, हाँ उस टाइम पे क्या हुआ था बच्चों कि जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल रखते थे इंडियन स्टेट का, मतलब इंडिया की, तो उन लोगों ने क्या किया था कि अपनी ही जगहों से, लाइक अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ही वो पिक करके उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना दिया था. तो क्या था वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. तो ये तो लेकिन बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा. तो इंडियंस ने जब कहा कि भाई हमें आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हमें अपने लिए खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. सो जो ब्रिटिशर्स थे लिटरली मॉक्ड द इंडियंस कि तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि दे यूज्ड टू सी कि हिंदू मुस्लिम्स आर फाइटिंग, आप लोगों को यू नो एजुकेशन इज नॉट देयर, अ लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, यू थिंक यू कैन, यू विल बी एबल टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योरसेल्फ. सो हुआ क्या कि उस टाइम के जो लीडर्स थे, बी आर अम्बेडकर, though Mahatma Gandhi did not have a very prominent role in the drafting of the constitution, but Jawaharlal Nehru was there, ठीक है, B.R. Ambedkar was there, all other people of the Constituent Assembly, they took this resolution कि we will draft our own constitution, right? तो उस टाइम पे हुआ क्या कि उन्होंने सारे दुनिया के जो भी सबसे बेस्ट ऑफ द रनिंग कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनकी स्टडी की, एंड वहां से उन्होंने सेलेक्टिवली पिक किया कि विच फीचर वुड मैच द बेस्ट टू द इंडियन सिस्टम, और तब जाके अलग अलग रिसोर्सेज से ब्लेंड करके एक साथ एक चीज बनाई गई विच वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो दिस इज हाउ इट वेंट. तो आई थिंक आपके अब समझ में आया कि व्हाट वाज द रीजन कि हमने अलग अलग जगहों से अलग अलग फीचर्स को पिक किया, एंड देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट इट. ऐसा नहीं है भी आपने कॉपी पेस्ट कर लिया किसी चीज को. It was a wide, deep study of so many constitutions to make sure that we are able to pick the right kind of features, और उनको हमने ब्यूटीफुली ब्लेंड किया. और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैसे हमने इसको इंडियन सिस्टम में सूट किया. देखो, आर्टिकल 14 जो होता है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हम फंडामेंटल राइट्स में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द राइट टू इक्वालिटी. ठीक है. अब इमेजिन करो कि अगर आर्टिकल 14 को सिर्फ नॉर्मली ऐड कर दिया होता बिना अपना दिमाग और बुद्धि लगाए हुए, तो सिंपल होता कि भाई वी विल ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली, राइट? बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है ना, आर्टिकल 14 को हमें बहुत डिफरेंट वे में अडॉप्ट करते हैं. और वो कैसे होता है कि यहाँ पे वी ट्रीट ओनली द पीपल दैट आर इक्वल्स एज इक्वल्स. क्योंकि सिंपल सी बात है भाई कि अगर कोई रेस में एक बराबर है
तो ही वो एक बराबर आगे भी रह सकते हैं। अगर कोई पहले ही 100 मीटर पीछे है तो डेफिनेटली आपको उसको एक ज्यादा पावरफुल इंजन देना पड़ेगा ताकि वो आगे से जो आगे हैं लोग ऑलरेडी उनको compete करके आगे आ सके। और तब हमारे पास एक सिस्टम आया, बताओ वो कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू हम जो थोड़े ऐसे लोग हैं जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे उनको हम, रिजर्वेशंस। अरे क्या बात है गौरी, इज दैट यू आंसर्ड दिस? यस मैम। ऑसम। सो यहाँ से हमें बच्चों क्या मिला? दिस वॉज द रिजर्वेशन। सो अभी आप समझ सकते हो कि हमें अब एक प्रोविजन हमने लेके आया विच वॉज द रिजर्वेशन सिस्टम। तो रिजर्वेशन सिस्टम को भी हमने किसके अंडर डाला? इट वॉज राइट टू इक्वालिटी। तो why? Because we are treating the equals as equals and those who are not equal, we are giving them means to become equal. Getting? So this is a beautiful example कि हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर लिया है, हमने उन चीजों को बहुत ही स्मार्टली और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही हमने पिक किया, राइट? सो इसमें आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। लाइक अगर हम फाउंडेशन की बात करें, जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट था जिसने हेल्प करी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, दैट वाज इंडीड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फॉर एग्जाम्पल फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम बच्चों क्या होती है? जैसे ये हमारी कंट्री है इंडिया, बहुत ही माफ करो मुझे इस ड्राइंग के लिए, मैं अच्छी वाली बना सकती थी बट वो थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है? अब मान के चलो ये कंट्री है, ठीक है, इंडिया। तो यहाँ पे हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बट हमारी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, राइट? अब आप जिस भी स्टेट में होगे आपकी अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वन गवर्नमेंट एट द सेंटर ऑल्सो। So when there is division of powers between the center and the various states, this is called as the federal scheme या federal structure। ठीक है? तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। फेडरल का मीनिंग हमेशा होगा कि कहीं पे डिविजन ऑफ पावर हो रही होगी बिटवीन सम हायर अथॉरिटी एंड मल्टीपल लोअर अथॉरिटीज। सो इंडिया में फॉर एग्जांपल जब हम फेडरल स्कीम को फॉलो करते हैं, सो दिस प्रोविजन वाज आल्सो टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है? देन हमारा है ऑफिस ऑफ गवर्नर। जैसे हमारे पास अभी गवर्नर्स हैं, आपकी स्टेट में भी गवर्नर होंगे, तो ये भी हमने 1935 के एक्ट से लिया था, राइट? फिर एक बहुत बड़ा फीचर जो है विच इज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जहां पे मैं आर्टिकल 14 की भी बात कर रही थी। तो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर या ये आइडिया हमने कहां से लिया था? वी टुक इट फ्रॉम अमेरिका, विच इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वहां पे इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता था, बट इंडिया में हमने उसको फंडामेंटल राइट्स के नाम से अडॉप्ट किया। अब डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि भाई जो अमेरिकन सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स है इंडिया में भी वही फंडामेंटल राइट्स है। देखो उनके लिए हो सकती है कुछ चीजें फंडामेंटल, डिफरेंट चीजें फंडामेंटल हो, बट इंडियन सिचुएशन में कुछ डिफरेंट चीजें फंडामेंटल हो, ठीक है? लेकिन to have the idea that we should have fundamental rights was taken from USA। Similarly, जो parliamentary system of government है कि हमारे पास एक पार्लियामेंट है सेंटर पे, that was taken from United Kingdom, यानी हमने ब्रिटेन से ये लिया, ठीक है? So this is the second feature that we were talking about। अब तक यहाँ किसी को confusion है? Please let me know। आप मतलब hand raise कर सकते हो या डायरेक्टली मुझसे unmute करके बताओ अगर कोई भी कंफ्यूजन है अब तक, कि इफ द फ्लो इज फास्ट फॉर यू या यू वांट मी टू एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट मैनर। क्योंकि बच्चों देखो, दिस इट जस्ट टेक दीज क्लासेस लाइक योर प्राइवेट ट्यूशंस। आई ओनली वांट टू मेक योर एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ लर्निंग। तो जस्ट लेट मी नो अगर कोई भी लाइक इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज इफ यूर ऑन बोर्ड विद मी, तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, ठीक है? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, तो देन आई विल ट्राई टू Ma'am, चेंज। can judiciary make decisions in India यस, and law? देखो इसका क्या है ना, ये हम जब जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे ना प्रगति, ये मैं आपको तब भी स्पेसिफिकली बताऊंगी। इसको हम कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है? बट होता क्या है ना कि इंडिया में क्योंकि जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो जुडिशरी नहीं है, वो हमारी कौन है? पार्लियामेंट है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हो सकता है कोई ऐसा लॉ हो जो पार्लियामेंट ने नहीं बनाया हो सकता है ना भाई, जरूरी थोड़ी दुनिया की हर चीज से पार्लियामेंट ने लॉ बना ही दिया हो, और वो मैटर आ गया जुडिशरी में। अब क्या हो भाई, लॉ तो बना हुआ नहीं था, अब जुडिशरी किस हिसाब से जजमेंट देगी? तो ऐसे केस में क्या होता है कि जुडिशरी डिपेंडिंग अपॉन की जो उसको भी जस्टिफाइड लगता है वो अपना जजमेंट भी देता है, और साथ के साथ वो बताता है पार्लियामेंट को कि आपको इस पर्टिकुलर चीज पे लॉ बनाने की जरूरत है। गेटिंग? सो तब जाके उस चीज को कंसिडर करता है पार्लियामेंट, एंड जैसे अगर जो भी नीड होती है फिर पार्लियामेंट उस पर लॉ बना देता है। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। देयर वॉज दिस केस कॉल्ड एज द विशाखा गाइडलाइंस केस। तो विशाखा गाइडलाइंस केस हुआ क्या था, आपने शायद कभी सुना भी होगा इसके बारे में। ये था एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस था। अब सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो इंडियन पिनल कोड में कवर्ड है, ठीक है? लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कि अगर आप ऑफिस जाते हो वहां पे अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो इसका क्या हाउ हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, व्हाट विल बी द प्रोसीजर दैट शुड बी फॉलोड ओवर हियर, इसके ऊपर पहले लॉ नहीं बना हुआ था, ठीक है?
हुआ क्या कि ये जो केस था विशाखा गाइडलाइंस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, और वहां पे जो कोर्ट ने बोला कि भाई इसमें कोई एग्जिस्टिंग लॉ तो है नहीं, तो क्या करें, जस्टिस भी ना करें, टेल मी, जस्टिस तो करना पड़ेगा ना। तो कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने जस्टिस दिया और साथ के साथ एक गाइडलाइंस निकाली, तभी इसको गाइडलाइन कहते हैं, विशाखा गाइडलाइन केस। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाली जो उन्होंने भेजी पार्लियामेंट को, और कहा कि आपको इन गाइडलाइंस के ऊपर कुछ लॉ बनाना चाहिए। तब आज आप सुनते होगे कभी, बेटा आप तो अभी मतलब अभी ऑफिस में नहीं आए हो, बट जैसे हम भी आते हैं, व्हेन वी जॉइन अ न्यू ऑफिस, तो वी आल्सो आर टोल्ड अबाउट पॉश, व्हिच इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, और ये आपके वर्क स्पेस के लिए होती है। तो अब इसके लिए एक प्रॉपर एक्ट है व्हिच इज कॉल्ड एज दिस। तो ये एक्ट पहले नहीं था, ये जुडिशरी के कहने पे ही पार्लियामेंट ने इस एक्ट को बनाया, आया, ठीक है। मैम, तो पर्टिकुलरली जो लॉ मेकिंग जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कर सकता है, वो नॉट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में तो उस चीज को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, मैम। बट पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट कर सकता है। बिल्कुल, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है सेंट्रल केस के लिए, अगर सेंट्रल लॉ बनाना है तो, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है अगर स्टेट के लिए लॉ बनाना है तो, ठीक है। ये आपको तब समझ में आएगा एक्चुअली क्या होता है ना, देखो मैं आपको बताती हूँ कि हम ना, मैं टॉपिक से बहुत हटूंगी नहीं, बट मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देती हूँ। होता क्या है कि जैसे एक पूरी बड़ी कंट्री है, ठीक है, अब उस कंट्री को गवर्न करने के लिए बहुत सारे टॉपिक जरूरी हैं भाई, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस, एजुकेशन, समझ रहे हो, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि इन टॉपिक्स को ना 3 लिस्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, ठीक है। तो जो टॉपिक्स सेंटर से रिलेटेड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उनको हमने डाला है सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। जो टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो स्टेट स्पेसिफिक हैं, उनको हमने डाला है स्टेट लिस्ट में। और कुछ टॉपिक भी ऐसे भी हो सकते हैं जिन पे दोनों का ही कंसेंट जरूरी है, तो उसको हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को हमने डाला है कंकरेंट लिस्ट में। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसे टॉपिक पे लॉ बनाना है जो सेंटर से रिलेटेड है, यानी सेंट्रल लिस्ट में है, तो अब आप मुझे बताओ कि उस पर कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी, सब बताओ। पार्लियामेंट। राइट। पर अब अगर कोई ऐसा लॉ है जो बनाना है स्टेट से रिलेटेड, अब वो बताओ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपल एज दैट। और जब कंकरेंट होता है ना, तो कंकरेंट में क्या होता है कि कोई भी लॉ बना सकता है, ऐसा नहीं है कि वो दोनों साथ में मिलके अब मीटिंग करेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। कोई भी लॉ बना सकता है, लेकिन अगर कभी क्लैश हुआ कि भाई इसका लॉ माना जाएगा या इसका, यानी कि सेंटर का माना जाएगा या स्टेट का, कंकरेंट के मामले में, तो हमेशा अपनी बुद्धि से बताओ चलो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, क्या लगता है कि किसके लॉ में पावर ज्यादा होगी? सेंटर। सेंटर। वेरी गुड। क्योंकि इसीलिए जो हम बात करते हैं कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर भी है ना, जब हम पावर को डिवाइड करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, वो बड़ा मतलब बायस सा है, क्योंकि ज्यादातर पावर्स जो है वो नेचुरली किसको दे रखी है, हमने सेंटर को दे रखी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ लॉ मेकिंग इज डन। मैम, आप कुछ एग्जांपल्स बताइए ना कॉन्करेंट लिस्ट के। मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, आपको पता है जो एग्रीकल्चर लॉज थे जिसके लिए सारे कितने सारे किसान बैठे थे आंदोलन पे, रिमेम्बर दैट? तो हुआ क्या था कि जो एग्रीकल्चर है ना, एज सच, मतलब एग्रीकल्चर, खाली एग्रीकल्चर, वो स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन एग्रीकल्चर का जो फाइनेंस है वो आता है किसमें, सेंट्रल लिस्ट में, ठीक है। तो हुआ क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई और उन्होंने एग्रीकल्चर को ही पूरे को पूरा लेना चाहा था अपने अंडर, है ना, तभी पार्लियामेंट ने वो लॉ बनाया था। तभी जो स्टेट्स थी ना वो प्रोटेस्ट पे बैठी हुई थी, एंड जो फार्मर्स थे वो प्रोटेस्ट पे बैठे थे कि जब ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो उस पर पार्लियामेंट कैसे बना सकता है लॉ, गेट इट। सो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन जो है, ठीक है, एजुकेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर कोई भी, जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने लॉज बना सकती है एजुकेशन के ऊपर, इसके ऊपर सेंटर नहीं घुस सकता बीच में, गेट इट। लेकिन डिफेंस, कंट्री का डिफेंस, अब बताओ किसके ऊपर, किसके पास होना चाहिए डिफेंस, सोच के बताओ। मैम, सेंटर। राइट। तो डिफेंस किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी सेंट्रल लिस्ट में है, तो उस पे स्टेट लॉ नहीं बना सकती, गेट इट। तो इस तरह का है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस कंकरेंट का एग्जांपल मैं अगर दूं तो शायद से जो इरिगेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कंफर्म करके बताऊंगी, वो दोनों में आता है, ठीक है ना। तो जैसे जल शक्ति हमारी सेंटर पे है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, लेकिन जो अपने स्टेट के लॉज हैं वो भी बनते हैं इरिगेशन पे, ठीक है। तो क्योंकि वो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये आया होगा समझ में, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पूछ लेना। अब जब हम आगे की बात कर रहे हैं, विच इज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि मैं किस वे में इसको कह रही हूँ।
देखो होता क्या है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया, पर एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना कब था? ऐसे कोई डेट बता सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया था? प्रियम्बल में लिखी हुई है वो डेट, जिसने भी प्रियम्बल वाली क्लास अटेंड की होगी, हाँ उसको पता होगा। 1940 19 जनवरी हाँ 26। मैं एनफोर्समेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बन के कब तैयार हो गया था मैं उसकी पूछ रही हूँ। November Ma'am, 26th. within 2 years of independence. हाँ दैट इज ओवरऑल 26 करेक्ट। नवंबर हाँ 26 फरहान ने भी यही नवंबर बोला। फरहान 1949 यू वर आल्सो सेइंग दिस ओनली ना, 26 नवंबर। यस एंड द ईयर वाज एवरीवन, क्या ईयर था? 1949 वेरी गुड, ऑसम। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। अब इस दिन इस टाइम पे क्या हो गया था? ये इनैक्ट हो गया था, मतलब बन गया था, ठीक है। पर अब बताओ जरा फोर्स में कब आया था? 26 Jan January 26th. वेरी गुड, 26 जनवरी एंड द ईयर वाज 1950. 1950 शाबाश। तुम लोग तो बड़े चीते हो यार, तुम्हें बड़ा याद है, मुझे लगा था कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें। यस इट इज 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे होता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में बना था, ऑलमोस्ट 75 ईयर्स अगो, अब अगर उसमें मुझे कोई चेंज करना हो कि भाई कोई ऐसी चीज है जो अब के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, वो तब नहीं देखी जा सकती थी बट अब लोगों को चाहिए, तो पहले तो मुझे बताओ कि मैं वो चेंज कर सकती हूँ, मतलब मैं तो क्या, मतलब पार्लियामेंट वो चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती है? यस मैम Yes. टू अमेंडमेंट तो इस चेंज को है ना बेटा हम क्या बोलते हैं? Amendment. अमेंडमेंट। तुम लोग को मेरी जरूरत है नहीं वैसे खास कुछ, है ना? तो तुम लोग बड़े तीतर हो यार, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू हैव नो आइडिया हाउ हैप्पी आई फील राइट नाउ। तो यस, इस चेंज को हम क्या कहते हैं? अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता है और उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। अब मुझे बताओ कि अमेंडमेंट करना तो है, पर कौन करेगा अमेंडमेंट? सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है? क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कर सकती है? नो मैम से पार्लियामेंट गौरी, अब देखो गाइस, अगली बार से जब मैं क्लास के लिए अवेलेबल ना हूं तो प्लीज कंसिडर गौरी भी आपकी एक आध क्लास ले सकती है, ठीक है। तो मैम गौरी एंड जो फंडामेंटल राइट का केस होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी अमेंडमेंट बना सकता है। बेटा कोई भी केस हो, कोई भी मैटर हो ना, अगर अमेंडमेंट करना है ना तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। और जो आप कह रहे हो ना सुप्रीम कोर्ट वाला, आप आर्टिकल 32 की बात कर रहे हो कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है ना, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। उसको वो हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने रिट्स को यूज करते हुए आर्टिकल 32 के अंडर वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो तीन बातें हमें क्लियर हुई हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज, उस चेंज को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? कूल, ठीक है। अब देखो, जब मैं इस अमेंडमेंट की बात कर रही हूँ तो इस अमेंडमेंट को किया कैसे जाएगा? देखो ऐसा तो नहीं है कि आज सुबह मंत्री जी का मन आया कि चलो यार इंडिया का नाम बदल के भिंडिया रख देते हैं, चलो ठीक है, आज हिंदी लोगों को बहुत पसंद है, ठीक है। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम्हें ठीक है। तो मंत्री जी का आया मन में कि इंडिया की जगह हम उसको भिंडिया बुलाएंगे, लोगों को भिंडी पसंद भी बहुत है इंडिया में, तो भिंडिया बुलाएंगे, ठीक है। अब बताओ कि क्या ऐसे ही किसी भी तरीके से अमेंडमेंट हो जाएगा या कोई प्रोसीजर होता होगा? जस्ट टेल मी यस और नो, प्रोसीजर होता होगा या नहीं? यस Yes. ma'am. सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि इंडिया में एग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। यस वेरी गुड, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और अमेंडमेंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है और किस तरह से किया जाता है, दोनों हाउसेस के पास कितनी पावर्स होती हैं, एवरीथिंग, ठीक है। अब जब मैं अमेंडमेंट की बात कर रही हूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 जो है ना बेटा, वो बात करता है अमेंडमेंट के बारे में। तो अगर आपसे दुनिया में कोई भी बोले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड किया ही नहीं जा सकता, तो उसके मुंह पे ऐसे करके 368 बना के फेंक देना, ठीक है, कि ले इसको पढ़ ले पहले और फिर ये बात करना हमसे, बिकॉज इट वेरी मच कैन बी अमेंडेड। लेकिन अब इसमें ना दो बातें हो जाती हैं कि अमेंडमेंट हो तो सकता है, लेकिन प्रोसीजर जो है अमेंडमेंट का ना, वो इजी भी हो सकता है और वो डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा प्रोविजन है जो इजीली अमेंड हो सकता है, इजीली का मतलब क्या होता है? उसको हम सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब भैया जितने भी लोग हैं हमारे हाउस में, लोकसभा की बात कर रहे हो तो लोकसभा, राज्यसभा की बात कर रहे हो तो राज्यसभा, अगर 50% +1 का वोट आ गया तो वो सिंपल मेजोरिटी है। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोगों को लीगल रीजनिंग की क्लास मेरे साथ अच्छी लगती है, चलो जरा हैंड रेस करके बताना, आई विल गिव यू द आइडिया ऑफ सिंपल मेजोरिटी।
ठीक है, तो आई काउंट अ हैंड रेज। अरे वाह, क्या बात है, मेरा दिन बन गया। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि यस, सो अभी देखो हमारी क्लास में स्ट्रेंथ है कितनी, 21, वो मुझे मिला के है एंड होस्ट को मिला के है। तो 11 से ज्यादा लोगों ने बोल दिया है दैट दे लाइक द लीगल रीजनिंग क्लास विद मी। ठीक है, अब देखो कि अगर मैं कह रही हूँ कि 19 लोग इस क्लास में टोटल हैं और 12 लोग कह रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कह रहे, तुम मारूंगी पकड़ के, कौन कौन नहीं कह रहा है देखो, मैं बताती हूँ उनको, देखो जरा मैं किस किसका हाथ नहीं है। ठीक है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि अगर जो बाकी हैं जो कह रहे हैं कि उनको पसंद है, तो आप मुझे बताओ, अरे 13 प्लस हो गए, तो 19 में से अगर 13 प्लस लोग कुछ चीज के फेवर में हैं, तो क्या ये सिंपल मेजोरिटी है? 50% से ज्यादा लोग एक चीज के बारे में वोट कर रहे हैं, तो क्या ये सिंपल मेजोरिटी है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. So this is exactly the idea of simple majority. तो कभी भी आपको कंफ्यूजन होगा ना सिंपल मेजोरिटी के बारे में, तो ये दिन याद कर लेना जब हमने क्लास में वोटिंग करवाई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स हैं जो वोट मतलब जो हैं उस जगह पे होते हैं, ठीक है, अगर उनमें से 50% प्लस वन, यानी कि 50% से भी एक भी ज्यादा अगर वोट करता है, तो उसको हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। तो सिंपल नाम में सिंपल है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस चीज में अमेंडमेंट बहुत इजी है। बेटे, तो इसमें देखो अभी ना आपको मैं बहुत डिटेल में नहीं परेशान करूंगी, ठीक है, इसको जो हम अमेंडमेंट करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ जो चीजें होती हैं वो बड़ी सिंपली आप उनको अमेंड कर सकते हो, तो वहां पे आप कहते हो कि आप बड़े फ्लेक्सिबल हो, है ना। अब जैसे मैं मम्मी से बोलूं कि मम्मी आज रोटी खाने का मन नहीं है, पराठे बना दो, मम्मी बड़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और मम्मी से बोलूं मम्मी जरा गोवा जाने का भी मन है, कल मैं अपने दोस्तों के साथ चली जाऊं, अब मम्मी एकदम रिजिड हो जाएगी, होती है ना। तो एक ही इंसान फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है, अब डिपेंड ये करता है कि आप उससे मांग क्या रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप ऐसी चीजों को अमेंड करते हो जिनकी अमेंडमेंट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अरे अब तो हाथ नीचे कर लो बेटा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप जो है चीजों पे डिमांड कर रहे हो, ठीक है, जिनको इजीली अमेंड किया जा सकता है, तो वहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलेंगे कि इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, ये तो बड़े आराम से अमेंड हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका बहुत फर्क पड़ेगा अमेंड होने के बाद, उनमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे? रिजिड, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो मिक्स है, तो कुछ चीजों में वो फ्लेक्सिबल भी है और कुछ चीजों में वो रिजिड भी है। आया है समझ में? अपनी मम्मी का एग्जांपल ले लेना कि रोटी से पराठा, पराठा से रोटी, राइस से जीरा राइस करवाना, तो मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहीं पे अगर ट्रिप या नाइट आउट के लिए परमिशन मांगने चले जाओ, तो मम्मी के बेलन निकल आते हैं, जिससे पहले रोटी बना रही थी अब वो हम पे चले जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज दी ब्लेंड, कि दोनों ही चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पढ़ लेना एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, जो मैं बात आपसे कर रही थी कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, वर्ड से नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। होता क्या है कि फेडरल सिस्टम का मतलब क्या था, कौन समझाएगा मुझे, कोई भी, एनीवन कैन जस्ट गो अहेड एंड एक्सप्लेन क्या फेडरल सिस्टम या फेडरल स्कीम का मीनिंग क्या था? मैम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेसिकली देयर इज division of power. यस, वेरी गुड, Division of देयर power. इज, तो प्रगति दिस विल बी दी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देयर मस्ट बी डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो फेडरल तो आपके समझ में आ गया, ठीक है। बायसनेस का मीनिंग आता है समझ में? मुस्कुरा क्या रहे हो, बताओ। चीटिंग। Favoring other party No cheating. over another. हाँ मतलब हाँ बोलो फरहान। jealous maybe bias आओ, Ma'am, bias treating as- someone, ma'am, हाँ, राइट, सो इट विल बी ma'am, बेसिकली, हाँ जी बोलो बेटा। ma'am, treating someone specifically, राइट राइट, तो Ma'am, आप might it be partial? हाँ, पार्शियल बिल्कुल बेटा, बायसनेस, पार्शियलिटी, फेवरिज्म, ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बायस। अब यूनिटरी का मतलब क्या होगा, तो अगर आप लोग ने मुझे यहाँ तक ही मीनिंग समझा दिया ना, तो मुझे आगे आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फेडरल सिस्टम हम समझ गए कि डिवीजन ऑफ पावर्स हो रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब बायस से हमें समझ में आ रहा है कि भाई किसी साइड पे तो फेवरिज्म हो रहा है, यानी पावर कहीं तो ज्यादा है। तो बताओ यूनिटरी का मीनिंग, अपनी जरा कॉमन सेंस लगा के बताओ कि क्या हो सकता है यूनिटरी का मीनिंग, अगर नहीं भी पता है तो। Ma'am, equal. मैम I think. यूनियन ma'am, एंड uniform, एक सेकेंड, एक एक करके बताओ, मुहिमा पहले आप बताओ मुझे। ma'am, uniform, like equal, हाँ देखो देखो, यहाँ पे अगर इसका मीनिंग अगर इक्वल है, तो फिर बायस कैसे हो सकता है?
Yes, ma'am. There's two opposite words. Right. So two opposite words तो will not मैम make any. यूनिटरी मतलब एक साथ. ठीक है, थोड़ा सा मैं मान सकती हूँ इस वाले को, एक साथ ही लिख देती हूँ. और कोई क्या लगता है यूनिटरी का मीनिंग क्या होगा? किसी एक के लिए बायस होना. बेटा वो बायस में आ गए हम, ठीक है. हाँ. यूनिटरी एक्चुअली वो चीज है जिसके लिए हम बायस हैं. हमें हिंट यही है, वो चीज, वो साइड जिसके लिए हम बायस हैं. तो थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल तुम्हें मैं हिंट देती हूँ कि जब मैं फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है किस किस के बीच में? सेंटर और यूनियन एंड सेंटर. राइट. यहाँ Sorry, तक हम वी आर union ऑल and ओके विद इट, ठीक है. यूनियन और सेंटर के बीच में डिवीजन हो रहा है, ठीक है. इन दोनों में से ही कोई एक यूनिटरी है. ये बड़ा हिंट है, Union. बहुत बड़ा hint है. हाँ, The तो state the यूनियन, center. ठीक है. वेरी गुड. तो इसको आप याद कैसे कर सकते हो? यूनियन एंड यूनिटरी, ठीक है. यूनी से आप याद कर सकते हो. सो अब मुझे जरा इसका मीनिंग कोई समझा सकता है कि अगर मैं कह रही हूँ कि इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, तो कोई भी जरा मुझे एक्सप्लेन करो क्या मीनिंग हो सकता है इसका? That, ma'am, even though India is a federal system and the powers are divided between the center and the state, the primary importance is given to the center and it's more center biased. शाबाश मेरा लाल चीता, मजा आ गया सुन के अलंकृता. नथिंग एल्स बट दिस. मैं एक भी वर्ड इसमें से घटा नहीं सकती, बढ़ा नहीं सकती. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस इज की. हालांकि वी से यस इट इज द ट्रूथ दैट इन इंडिया देयर इज डिवीजन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, डिवीजन ऑफ पावर है. बट फिर भी हमारा जो फेवरेट बच्चा है, जो पहली औलाद है हमारे माँ बाप की, ठीक है, उसी की तरफ ज्यादा जो है फेवरिज्म दिया जाता है. आपको वो बस हमेशा याद रखना है कि वो किसकी तरफ है. ऑलवेज एंड ऑलवेज द यूनियन, ठीक है. तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज. मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि अगर इंडिया में इमरजेंसी की सिचुएशन होती है ना, कोई वॉर हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई. नॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा था भाई? पार्लियामेंट अपना लॉ बना रहा था. हाँ गौरी, आप हैंड रेज रखना, आई विल जस्ट आस्क यू आउट राइट आफ्टर दिस, ओके. सो क्या होता था कि भाई पार्लियामेंट अपने लॉज बना रहा था सेंट्रल टॉपिक्स पे, स्टेट अपने लॉज बना रहा था स्टेट टॉपिक्स पे. लेकिन अब हो गई कोई वॉर की सिचुएशन और इंडिया में आ गई इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई. तो ऐसे में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो पावर होती है इवन लॉ मेकिंग की भी, वो किस पे चली जाती है? पार्लियामेंट. तो क्यों भाई ऐसा क्यों किया तुमने? ठीक है, ये कैसा जुल्म है, बट ऐसा होता है. रीजन इसका क्या है? अगर कोई मुझे इसका रीजन थोड़ा थिंक अबाउट इट कि क्यों इंडिया में ऐसा किया होगा कि हमने डिवाइड तो किया. हाँ फरहान आप बताना, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी एक्स्ट्रा पावर सेंटर को देके रखी है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैम जैसे सारे स्टेट्स एंड पीपल यूनाइटेड रहें, टुगेदर रहें, बट और जो क्या कहते हैं, जो डिसीजन मेकिंग एंड जो मैनेजमेंट का काम है वो थोड़ा सा डिवाइड हो एंड इजी हो. तुम लोग में से ना कुछ क्लैट टॉपर्स दिख रहे हैं मुझे पहले से. आई एम नॉट इवन किडिंग, नॉट इवन किडिंग. मैं बहुत बुद्धू थी भाई जब मैंने लॉ पढ़ना शुरू किया था, ठीक है. तो बट अमेजिंग प्रगति, बहुत अच्छा आंसर. यस फरहान, प्लीज फरहान विल आंसर नाउ. मैम स्टेट जो है वो छोटा मीन कम पीपल्स के साथ है, और कंट्री जो है पूरा कंट्री का इंक्लूडिंग ऑल स्टेट्स. करेक्ट. तो अगर एक स्टेट डिसीजन लेगा तो दूसरे स्टेट को थोड़ा ये हो सकता है. अगर सेंट्रल से है तो एवरीवन विल बी लाइक अच्छा डिसीजन. वेरी गुड, वेरी गुड. सो एक्चुअली देखो इसके लिए ना हम हल्का सा हिस्ट्री में पीछे जाए ना. Can I add a point to it? प्लीज गौरी, गो हेड, गो हेड. India is a very large country with very diverse nature in culture and religiously diverse with Right. wide population. So it is necessary for a strong center to make rules and decisions which are dominated over the state decisions. तुम लोग ने मुझे क्यों बुलाया क्लास में है देखने के लिए? मैं फोटो भेज देती अपनी. ओ माय गॉड गाइस, हाउ डू यू. भाई ये मैं सच में बता रही हूँ, जो लोग लॉ स्कूल में पहुंच गए होते हैं ना, ये उनको भी आंसर देने नहीं आ रहे होते हैं. या तो मैं बहुत बुद्धुओं के बीच पढ़ के आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, या फिर तुम लोग कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट हो. वेरी नाइस गौरी, सुपर. सो द आइडिया इज दिस ओनली कि इंडिया, इसको पूरा कंट्री हम बना रहे थे, तो यू रिमेम्बर आयरन मैन ऑफ इंडिया. कौन है आयरन मैन ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल. राइट. सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो मेन उनका काम था वो यही था कि डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस जो है इंडिया में, मोर देन 500 थे उस टाइम पे, ठीक है, आप उनको प्लीज लाइए साथ में, एक इंडिया को यूनाइटेड इंडिया बनाना है. लेकिन क्या इसका मतलब ये कि एक बार वो फेविकॉल की तरह चिपक गए हमसे तो वो अलग ही नहीं हो सकते? भैया हो सकते हैं अलग. तो उनको चिपका के रखने का काम कौन करेगा? एक स्ट्रॉन्ग सेंटर. तो कभी भी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है और आपका सेंटर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है
सो देयर इज अ गुड चांस कि ये लोग ब्रेन वॉश होके अलग अलग हो जाएं एंड इंडिया माइट ब्रेक डाउन, राइट? तो जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, फॉर दैट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आया है समझ कि इंडिया में अब क्योंकि लेकिन इंडिया इतना वाइड था, इतना बड़ा था, तो उसकी इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिवीजन ऑफ पावर्स वाज नेसेसरी। बट इन एनी टफ सिचुएशन इट इज इंपॉर्टेंट दैट वो पावर कॉन्सेंट्रेट होके कहाँ पहुंचे, सेंटर पे पहुंचे, ताकि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम पूरी इंडिया को यानी पूरी कंट्री के ऊपर अपनी नजर रख सके, पॉजिटिव नजर। ठीक है, हाँ गौरी, अब आपका कोई डाउट है मुझसे पूछो। Ma'am, this federal system with unitary bias, it have a term called quasi-federal system. Called, you're not very audible. It's called quasi-federal system. Yes, quasi-federal। देखो quasi-federal का मतलब क्या होता है ये ना मैं आपको आगे बताती, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बताती, बट मैं आपको ये चीज समझाती हूँ एक, which is very good। का मतलब क्या फरहान? quasi का मतलब as if। हाँ quasi, हाँ का मतलब you know quasi का मतलब? हाँ I know। क्या होता है? as if। हाँ ठीक है ठीक है, as if। हाँ ठीक है ऐसा ही बता रहे थे, ये सही है। ओ भाई यस, सो क्वाज़ाई जो वर्ड होता है ना बच्चों, तो क्वाज़ाई का मीनिंग अगर आप कहीं पे भी पढ़ो तो हमेशा याद रखना कि वो जिस भी वर्ड के पीछे लगा होगा उसका मतलब ये होगा कि उसमें इस वर्ड के कुछ ठीक ठाक फीचर्स तो हैं बट वो कंप्लीटली ये चीज नहीं है। गेटिंग? तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं क्वाज़ाई फेडरल, तो इसका मतलब क्या इंडिया फेडरल है? यस। क्या वो एब्सोल्युटली फेडरल है? क्या उसमें कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे फेडरलिज्म को हटाया घटाया ना जा रहा हो? नो, राइट? क्योंकि यूनिटरी बायस आना ही एक बड़ा बात हो गई एंड इट मींस कि इंडिया में नॉर्मली हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, पर इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होगा भाई कि सेंटर की तरफ सारी पावर चली जाती है, तो इंडिया बिकम्स क्वाज़ाई फेडरल। वेरी गुड गौरी। ऐसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्वाज़ाई जुडिशियल का ले लो, चलो ये XYZ इज अ क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी। तो आप मुझे बताओ Tribunals. हाँ, The tribunals. yes, so basically it will have a lot of properties of being like a court, but will it be also a complete court? What do you think? No. No, ठीक है? तो कहीं पे भी वर्ड क्वाज़ाई होगा तो आपको बस ये याद रखना है कि वो जिस भी चीज के पीछे लगा हुआ है उसमें उस चीज के काफी सारे फीचर्स होंगे लेकिन सारे फीचर्स नहीं, एब्सोल्युटली वो चीज नहीं होगी। ठीक है, तो क्वाज़ाई फेडरल, क्वाज़ाई जुडिशियल, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट्स के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं लेकिन सारे एलिमेंट्स नहीं होते। तो वेरी गुड गौरी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट दिस वर्ड ओवर हियर। और मैंने नहीं लिखा है इसमें शायद ये, ठीक है? तो अभी आप देख लेना। अब देखो ये कह क्या रहा है, फेडरल कैरेक्टर्स जैसे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास दो गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब आप इनसे आपको समझ में आता जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से हम फेडरल हुए हैं। तो हमारे पास दो गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि एक सेंटर पे है और बाकी स्टेट्स में है। वी हैव डिवीजन ऑफ पावर्स, तो यस वी आर अ फेडरल कंट्री। वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है भाई कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, पार्लियामेंट भी होगी, प्रेसिडेंट भी होगा तो गवर्नर भी होगा, पीएम है तो सीएम भी होगा। कॉपी कर रखी है बेसिकली सेंटर स्टेट की, ठीक है ना? देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दोनों के ही बारे में मेंशन है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाइकैमरलिज्म है। ये किसी को पता है बाइकैमरलिज्म क्या होता है? प्लीज ये डुअल कैमरा और ये मत बोल देना, ठीक है ना, कि वो 40 मेगापिक्सल 100 मेगापिक्सल के दो कैमरे हैं मेरे फोन में। ठीक है, Two Ma'am, houses। two houses of parliament. यस, वरना अभी मैं संन्यास पे चली जाती अगर ये बोल देता कोई। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पता है क्यों ऐसा हुआ था? हम लोग कुछ पढ़ रहे थे एंड एनिमल हस्बेंड्री सुनी है आप लोगों ने? एनिमल हस्बेंड्री होता है, ठीक है? Yes, ma'am। क्या होता है, मतलब एनिमल्स की रियरिंग, उनको पालना, आप उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हो। Yes, ma'am। मेरी क्लास में एक लड़की थी, उससे वाइवा में पूछ लिया, ठीक है, गिव मी एग्जांपल्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो कहती मैम लाइक ऑल फीमेल एनिमल्स आर देयर, उनके जितने भी हस्बैंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। वो वाइवा वाली ऐसी उठ के भागी ना, मुझे लगता है रुकी नहीं होगी अब तक भी। सो दैट इज व्हाई, सो ये जो वर्ड्स होते हैं ना समटाइम्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, है ना? तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है? एंड ऐसी ना, जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी कॉलेज के, हमारा ना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता था जिसमें मतलब बड़ा आप लोगों को बड़ा मजा आएगा उसको करने में, क्योंकि पढ़ना लिखना कुछ नहीं होता है, मस्ती करनी होती है उसमें और कुछ नहीं होता, ठीक है? उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा में, चलो अच्छे एडवोकेट के जरा 3-4 क्वालिटीज बताओ, ये बताओ वो बताओ। उसमें एक लिखा हुआ था इंडस्ट्रियस, ठीक है, दैट गुड एडवोकेट्स आर इंडस्ट्रियस।
तो बेटा इंडस्ट्रीज का मीनिंग जनरली होता है कि मेहनती, ठीक है, कि भाई अच्छा एडवोकेट मेहनती होएगा। तो मेरी एक बैचमेट थी, बड़ी अतरंगी अतरंगी आंसर्स लाती थी वो भी, ठीक है, उसकी तो ट्रांसक्रिप्ट निकलनी चाहिए वाइवा की, ठीक है, एज अ मोटिवेशन कि ये नहीं बोलना है। तो उससे पूछा हमारे डीन ने कि चलो से इजी सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि बताओ बेटा इंडस्ट्रीज का मीनिंग क्या है। तो शी सेड कि सर जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री होती है सर ऐसी और इंडस्ट्री हमें बनानी चाहिए एडवोकेट्स की सर, जहाँ पे उन्हें भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो भी मतलब रियल फिल्मों में जा सके। वो आई कांट बिलीव शी सेड दिस फॉर रियल ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगा बाय कैमरलिज्म भी ऐसे हो सकता है कि कोई बोल दे, राइट। तो बाय कैमरलिज्म का लेकिन जनरल मीनिंग होता है हैविंग टू हाउसेस इन द पार्लियामेंट, सिंपल एज दैट। तो हमारे पास लोकसभा है, हमारे पास राज्यसभा है, तो इसी तरीके से हमारे पास राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेशन है बेटा, स्टेट्स का ही तो रिप्रेजेंटेशन है ना। सो विच अगेन शोज दैट इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर्स है। पर ऐसे कौन से और भी फीचर्स हैं जो कहते हैं कि हमारा यूनिटरी बायस है या फिर हम क्वासी फेडरल हैं। वो है हमारा पावर ऑफ सेंटर ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई कोई ऐसा इशू होता है तो नेचुरली जो पावर्स होती है वो कहाँ चली जाएंगी, वो हमारे सेंटर के पास चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रिविलेंस ऑफ सेंट्रल लॉज इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। रिमेंबर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारी 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स थे, बताना जरा, कौन कोई बताएगा मुझे कंकरेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स थे। मैम एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मतलब इरिगेशन। मुझे हाँ मतलब मुझे एग्जैक्ट नेम की जरूरत नहीं है, बट कौन से वाले सब्जेक्ट्स को हम ऐड करेंगे कंकरेंट लिस्ट में, जिनसे कौन लॉज बना सकता है, ये बताओ। Both the center and state. राइट, सो बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक द लॉज। लेकिन अगर दोनों के बीच टकराव हो गया तो करंट किसको लगेगा ये बताओ। अब कंकरेंट लिस्ट में किसी को तो करंट लग रहा होगा, तो करंट लगेगा किसको, यानी कि किसका लॉ नहीं माना जाएगा। मैं स्टेट लिस्ट। यस, सो यहाँ पे भी एक एग्जांपल है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में तो हमेशा हमेशा सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करेगा, विच इज अनदर एग्जांपल ऑफ मेकिंग इंडिया अ क्वासी फेडरल कंट्री या फिर अ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी बायस। आ गया, बुद्धि में बैठ गया सबके, ठीक है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसके बाद आपको कभी इसको दोबारा ऐसे याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो याद रखना भैया, स्टेट लिस्ट सिंपल एज दैट स्टेट लॉ बनाएगा, सेंट्रल लिस्ट सिंपल एज दैट गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी यानी पार्लियामेंट, और कंकरेंट लिस्ट है तो किसी के करंट लगेगा भाई, और वो करंट हमेशा किसको लगेगा, हमारी स्टेट्स को ही लगेगा, ठीक है। और सेंट्रल लॉ हमेशा प्रिवेल कर जाएगा, ठीक है। चलो अगला हम आते हैं विच इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इतनी देर से हम पार्लियामेंट की बात किए जा रहे हैं, बट इसके बारे में ये याद कर लेते हैं कि इंडिया में सिंपली लॉ मेकिंग का जो सिस्टम हमने फॉलो किया उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम को यूज करेंगे। और इंडिया ने वो कहां से लिया बेटा, वो हमने लिया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से। देखो इंडिया वाज अ कॉलोनी टू ब्रिटेन, राइट। कॉलोनी टू ब्रिटेन मतलब इंडिया सब्जुगेटेड थी, अब और ही टफ वर्ड यूज कर लिया मैंने, मतलब कि हमारे ऊपर राज था किसका, ब्रिटिशर्स का राज था, ठीक है। तो काफी नेचुरल है कि उनकी बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट हम पे ज्यादा पड़ा होगा, है ना, क्योंकि भाई उनकी जिस तरह की पॉलिसीज थी, उनकी जिस तरह की हैबिट्स थी, जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था। सो इसी तरीके से जो क्लोजेस्ट हमारे लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम था टू ऑब्जर्व, वो किसका था, वो ब्रिटेन का ही था। एंड इट सीम्ड क्वाइट फीजिबल, क्वाइट वायबल, और हमने वहीं से इसको अडॉप्ट कर लिया। प्लीज बी माइंडफुल, ऐसा नहीं है कि इंडिया में हमने एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके आए, ऐसा नहीं होता। कुछ फीचर्स ऐसे हैं। हाँ फरहान, Yeah, inspired from the Britain Constitution. फरहान यू आर नॉट ऑडिबल वेरी क्लियरली। We got inspiration from the यस यस policy. यस, वैलिड टू से दैट, है ना। तो हम काफी हमने इंस्पिरेशन लिया, कुछ चीजों को हमने एज इट इज भी पिक किया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी वो मैं आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही बताऊंगी जो हमने इंडिया में नहीं अडॉप्ट करी, विच वर नॉट सुटेबल फॉर द इंडियन सिस्टम, ठीक है। और हमारा यहाँ पे आया हमारा प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट। अब देखो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसी को हम प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। कोई मुझे थोड़ा भी जस्ट टेक अ रैंडम गेस कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैसे कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट भी। Ma'am, because in the parliamentary form of government, either there is no president, or if there is a president, it's just the nominal head of the country, and the actual head is the prime minister. Gauri, have you read this before? I'm pretty sure. Ma'am, I'm having legal studies as a subject and also political science. भैया देख लो, ये प्रिविलेज देख लो लीगल स्टडीज का। ये मेरे से जो लोग पूछते हैं मैम ले ले या नहीं ले ले, देख रहे हो फरहान ने एक टारगेट और पकड़ लिया ग्रुप में, पक्का कह रहा है अब इसे भी क्विज में हराना पड़ेगा है ना फरहान। फरहान से क्या दिखता हूँ मैं,
Yes. So legal studies, ma'am, I'm pretty sure, this is an advantage, right? So Alankrita, you are also answering. Gauri, you are absolutely correct. You are also answering, Alankrita. Tell me. Yes, ma'am. I was saying that prime ministerial government, because the prime minister is the head of the government, whereas the president is the head of the state. वाओ, तुम्हें पता है, मतलब ये बात आप लोग बहुत हल्के में ले रहे होगे, जो आपको ये बात समझ में आ गई है ना, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मैं गारंटी दे रही हूँ, मैंने अपने बैचमेट्स को अभी तुम्हारे सामने फोन मिलाया ना, तो बता नहीं पाएंगे। मैं आई विल डू दिस समडे फॉर यू, कि जरा मुझे बता दे कि प्रेसिडेंट कौन सा हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर कौन सा हेड होता है। तो होता क्या है कि क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो बनती किससे, हमारी उन पार्टीज से बनती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बनती है जिनको हमने वोट दे के जिताया, ठीक है। अब जिस भी पार्टी ने मेजोरिटी ले ली इलेक्शंस में, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है। उस पार्टी का जो भी लीडर होगा वो कौन बन जाता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर जो है ना इंडिया में, देखो ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई इंडिया में जब प्रेसिडेंट है तो प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को हम कहते हैं भाई सबसे पावरफुल है, तो सब जगह पे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों दिखता है भाई, कहीं पे भी कोई मीट हो रही है, इंडिया को कहीं पे रिप्रेजेंट करना है, कुछ भी करना है, तो प्राइम मिनिस्टर इज देयर। होता क्या है कि ये प्रोसीजर समझ में आया, एक थी हमारे पास पार्लियामेंट, उसमें हमें किसको फिल करना था, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, उनके लिए हमने वोट दिए जो भैया इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। वोट देने के बाद मेजोरिटी पार्टी सिस्टम होता है इंडिया में, तो जिसने भी मेजोरिटी ऑफ वोट्स ले लिए वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बना देगा, ठीक है। उस सेंट्रल गवर्नमेंट यानी उस पर्टिकुलर पार्टी का जो भी लीडर था वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, तो प्राइम मिनिस्टर जो उसी पार्टी का लीडर था वो कौन बनेगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आया है समझ में, इतना तक समझो पहले। लेकिन अब जब मैं प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ, तो प्रेसिडेंट भी देखो इंडिया में ना इलेक्शंस के थ्रू ही आते हैं, बट वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इसलिए हमको ना पता नहीं चलता है। हम पहले एमएलए एमपी सिलेक्ट करते हैं, फिर वो जाके वोट करते हैं और तब जाके प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होता है ना वो इंडिया के, हमारी कंट्री का फर्स्ट सिटीजन होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसीलिए उनको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। तो इंडिया एज अ नेशन की अगर मैं बात करूं, देखो एक पूरे नेशन की अगर मैं बात करूं, तो इनका हेड कौन होगा, वो होगा प्रेसिडेंट, ठीक है। पर मैं अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं, तो गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। अभी आया समझ में। तो इसीलिए क्या होता है कि जब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर सारे के सारे मोस्टली डिसीजन, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारा काम करते हैं, तो जो रियल हेड कहते हैं जिसको हम एग्जीक्यूटिव हेड, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन नॉमिनल यानी नाम भर का या टाइटुलर, मतलब टाइटल लेके जो बैठा हुआ हेड है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। या आप हमेशा याद रखोगे कि भले ही प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोल के आ जाए यूनाइटेड नेशंस में, जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेगा तब तक वो चीज एक्चुअल एक्शन में नहीं आती है, गेटिंग। तो पर वो ज्यादातर बेचारे साइन करने में रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मोस्टली जो डिसीजंस होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव काम होते हैं चीजों को इम्प्लीमेंट करने के, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, ठीक है। हाँ, सो आईपैड कौन है भाई, नाम बताना जरा मुझे अपना, कि व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। देखो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री का जो ड्यूटी होता है, पता है वो अपनी शपथ में जब वो ओथ लेते हैं तो क्या कहते हैं, टू safeguard, to protect the constitution of India, getting? So president is a very powerful post। लेकिन इसीलिए, क्योंकि देखो आपने कभी ना देखा होगा, चेस खेला है कभी, चेस कितने बच्चों ने खेला है, अच्छा पूर्वी इट्स यू, ठीक है। तो लिसन, चेस कितनों ने खेला है, yes, Gauri, you're correct, he's the supreme commander of Navy, Indian Air Force and in Indian Army also। So I think pretty much like many of you have played chess। मैं जनरली बताती हूँ कि चेस की President is the constitutional head of our country. Yes, तो प्रेसिडेंट इज द, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू देखूं तो who has been mentioned as the head of the country, it will be the president। whose duty is it to protect the constitution of the country, it is the president, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन ऐसे कर देती हूँ, जब हम चेस खेलते हैं तो मोस्टली आप देखना जो राजा होता है वो थोड़ा बहुत ही हिलता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे एक आध स्टेप्स बस, ठीक है। मेन जो गेम विनर कौन होती है, रानी, है ना। रानी के पास सबसे ज्यादा पावर्स होती हैं, रानी कभी चेस बोर्ड के इधर घुस जाती है, कभी उधर घुस जाती है, तो उससे सबसे ज्यादा मतलब जिसका कहीं प्रेजेंस वो किसकी होती है, रानी की होती है। पर रानी प्रोटेक्ट किसको कर रही होती है, किसको प्रोटेक्ट कर रही होती है चेस में, नेशन, कंट्री। यस, और कंट्री का हेड कौन है चेस के बोर्ड पे, Constitution, rule of law. राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ, और सबके लिए जो हेड है वो कौन है भाई, प्रेसिडेंट, यानी कि उसका किंग, उसका राजा। अब आया समझ में। तो किंग की क्योंकि पोजीशन इतनी एस्टीम्ड है, इतनी हाई है कि उसको बहुत काम नहीं करना होता है ना। उसकी जगह पे उसके लिए बहुत सारा काम हमारा प्राइम मिनिस्टर करता है। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो रियल में काम कर रहा है वो कौन है, पीएम है।
और जो टाइटल लेके बैठा है, टाइटुलर हेड जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है, नॉमिनल हेड, वही बहुत सारे नाम है, वो कौन है? वो प्रेसिडेंट है। ये डिफरेंस आ गया समझ में सबके? ठीक है, मैं समझ रही हूँ आज पहली क्लास है ना, तो आपके बहुत डाउट्स होंगे, ये हम सब चीजें कवर करेंगे वन बाय वन जब हम पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तू पूछो, क्वेश्चन पूछो। Ma'am, I had this question like, is the president capable of making any schemes or policies like for the country? No, the president is not. ठीक है, but how is president a part of it? I'll tell you. क्या होता है, देखो स्कीम्स और पॉलिसीज, तू भाई बताओ पहले, बनाएगा कौन? कहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पॉलिसी, स्कीम्स, लॉज, रूल्स बनते हैं? Parliament. पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का हेड कौन है? मतलब पार्लियामेंट किसकी है सही मायने में देखा जाए तो? Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर। यहाँ थोड़ा डाउट था आप लोग को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ही है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में हमारे लॉ मेकिंग का काम हो रहा है। ठीक है, और उसको हेड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब यहाँ से अगर एक बिल, जिसको आप ये ना आगे बताऊंगी आपको मैं, बिल बोलते हैं उसको, यानी कि कोई भी एक ऐसा लॉ था जो हम चाहते थे कि बन जाए, तो वो उसको कहते हैं बिल। वो जाता है प्रेसिडेंट के पास उसके सिग्नेचर्स के लिए। ठीक है, और जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर देता, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। आप 100 साल बैठ के एक लॉ बनाते रहो, लॉ क्या मतलब बिल पास करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेगा वो एक्ट नहीं बनेगा। एक्ट का मतलब नाउ यू कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस बिल, सिंपल एज दैट, ऐसे आप समझो। ठीक है, बिल कुछ भी करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक वो एक्ट ना बन जाए, और उसको एक्ट बनाने के लिए चाहिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर। गेटिंग? So in a way, yes, president has a very important role in making the laws of the country. But क्या वो उसकी पॉलिसी डिस्कशंस भी करता है? No. आया समझ ये बात? क्योंकि प्रेसिडेंट भाई ऊपर कह रहे हैं सब छोटे मोटे काम उससे मुझे मतलब ना है। ठीक है, मेरे पास लॉ में सिर्फ साइन करेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट भाई बहुत प्रेस्टिजियस है ना? हाँ, ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट को लगे कि यार इसमें आप ये चेंजेस कर सकते थे, तो वो रिकमेंडेशन के तौर पे या कुछ अमेंडमेंट्स के तौर पे, चेंजेस के तौर पे आपको वापस भेज सकता है, जरा इसको कंसिडर कर लो फिर मेरे पास वापस भेज देना, है ना? लेकिन वो एक्टिवली बैठता नहीं है बिल के डिस्कशन में। क्या है समझ? ठीक है मैम, हाँ जी। तो मैम तो प्रेसिडेंट का तो काम आ ही रहा है ना, मतलब उसमें। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, देखो प्रेसिडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन लॉ मेकिंग, बट क्या वो एक्टिवली डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करता है? नहीं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, क्योंकि उसके साइन के बिना तो वो लॉ बनेगा ही नहीं। तो है तो वो इन्वॉल्व, डेफिनेटली इन्वॉल्व है, लेकिन वो पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कस नहीं करेगा। ठीक है, वो वहां अपने ऑफिस में बैठा है, उसके पास आप एक पूरा बिल बना के भेजिए, वो उसको पढ़ेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो डायरेक्टली साइन कर देते हैं, तो वो बिल जो था वो एक्ट बन जाता है, एक्शन में आ जाता है। नहीं पसंद आया तो वो उसको वापस भी भेज सकते हैं कुछ रिकमेंडेशंस के साथ कि आप ये चेंजेस इसमें करिए। ठीक है, और फिर डाउट? हाँ जी। Ma'am, is my annotation visible? गौरी you're not audible, माइक के पास आओ। Ma'am, is my annotation visible on the screen? No, you know. Okay, ma'am. I just wanted to check. Thank you, ma'am. Okay, ठीक है, so you're doing something for yourself. हाँ, it's not visible on my Yeah. screen. Okay? Yes, ma'am. आया यहाँ तक समझ में? तुम कितने सवाल पूछते हो, और आई लव स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस। मेरे टीचर्स तो बड़े मुझसे पूरे परेशान रहते थे, मैं भी बहुत क्वेश्चंस पूछती थी, बट सिर्फ जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं ना, जो क्यूरियस होते हैं, वो ही पढ़ पाते हैं सच में। ठीक है, सो अभी तक कोई डाउट है बच्चों? मैं आगे बढ़ाऊं, बताऊं? ठीक है, चलो अगला है हमारा रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ सिंपल एज दैट कि हमारा जो लॉ है, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द प्राइम सुप्रीम वन। ठीक है, सबसे सुप्रीम ये है, तो चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, द लॉ विल बी अबव एवरी वन ऑफ अस। आया? ठीक है, हाँ, दिस ऑल्सो रूल ऑफ लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम यूके। अगेन रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये एवी डाइसी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको पूरा बताऊंगी। एवी डाइसी इज अ वेरी प्रोमिनेंट नेम इन रूल ऑफ लॉ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, रूल ऑफ लॉ है, मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो रूल ऑफ लॉ सिंपल मीनिंग ये है कि लॉ ऑफ द लैंड। अब ये लॉ ऑफ द लैंड का मतलब ये मत समझना है कोई जमीन के रूल्स हैं और मतलब प्रॉपर्टी के रूल्स हैं। ठीक है, कि यहाँ पे इतने स्क्वायर फीट की, यहाँ पे इतने स्क्वायर फीट की, नहीं। लॉ ऑफ द लैंड मतलब द इंडियन लैंड, द लैंड ऑफ द नेशन, उसका लॉ कौन है? बताओ यहाँ पे मैं किस लॉ की बात कर रही हूँ? हमारे पास तो आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड भी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी है, हिंदू लॉज भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है। मैं किस की बात कर रही हूँ यहाँ पे? एवरीथिंग। नो,
मैं सिर्फ एक लॉ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, देयर इज ओनली वन दैट इज ऑफ एवरी। Constitutional law. यस, ठीक है, तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कभी भी देखना, दिस इज व्हाई आई आल्सो पिक्ड अप द फर्स्ट क्लास फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओनली, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, बाकी कोई लॉ तो सुनना देखना फिजूल है। ठीक है, तो लॉ ऑफ द लैंड का मतलब मैं बात कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सबके लिए एक जैसा है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ भाई कि अगर किसी को हथकड़ी, मतलब वो पॉकेट मार को भी हथकड़ी लगा के ले जा रहे हो तो प्रेसिडेंट को भी हथकड़ी लगा के ले जाओ, नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। ठीक है, द पॉइंट इज कि प्रेसिडेंट विल ऑल्सो बी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज, दैट इज द पॉइंट ऑफ सेइंग। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी प्रेस्टीज और ऑनर को तो हम प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन सबके लिए ये रूल्स हैं, नो बडी कैन एस्केप फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन या फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये रूल ऑफ लॉ। आगे हम बढ़ते हैं भाई, जो मतलब लॉयर्स के सबसे क्लोज होता है ऑफ द हार्ट, दैट इज हैविंग एन इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। देखो, यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ तो ना देयर आर टू वर्ड्स, एक वर्ड है इंडिपेंडेंट और एक वर्ड है इंटीग्रेटेड। कोई मुझे जरा समझा सकता है कि क्यों है, क्या मतलब होगा? अगर मैं इंडिपेंडेंट की बात कर रही हूँ तो वो क्या होगी? Ma'am, that the judiciary is not accountable. I mean, it's not under the legislature. Very And good. integrated means that it has constitutional recognition. क्या बात है, ठीक है। सो अगर मैं इंडिपेंडेंट की बात करूँ, इंडिपेंडेंट कोई और बताना चाहेगा? पहले इंडिपेंडेंट बताओ, कोई और बताना चाहेगा? Independent means that it is not under the pressure of any other, like the government or any other. Very You good. can say. ठीक है, so it will not act under And the the pressure of judiciary is independent to make decisions. Very good. ठीक है, very good प्रगति। गौरी, you were also saying? No political interference. गौरी, आपकी बेटा आवाज क्यों नहीं आ रही क्लियर? पहले तो आ रही थी, जरा प्लीज चेक योर माइक वंस। No political interference. Yes, very good. So And the decisions of court cannot be a matter to discuss in the parliament. हाँ, मतलब yes, directly yes they cannot be। ठीक है, this is true। ठीक है, so yes, तो यहाँ से मुझे इंडिपेंडेंस का मीनिंग ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर जुडिशरी अपना काम कर रही है, ठीक है, तो उस कम से कम इंडिया में जुडिशरी को प्राइवेसी मिली हुई है, टीनेजर्स को मिली हो ना हो, ठीक है, लेकिन जुडिशरी को प्राइवेसी है इस मैनर में कि वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकती है, उसके ऊपर ना ही तो एग्जीक्यूटिव का असर होगा और ना ही हमारे लेजिस्लेचर का असर होगा। ठीक है, लेजिस्लेचर में किसको कह रही हूँ, किस हु इज द लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री, जरा बताना तो मैं बोल The lawmaker. यस, व्हाट इज द लॉ मेकिंग बॉडी? Constitution. वेरी गुड। Constitution. कौन था Parliament. भीड़ का फायदा उठाया फरहान था के? मैं लॉ मेकिंग बॉडी कौन है पूछ रही हूँ, लॉ तो है कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? Parliament. Parliament. यस, तो तुम्हें देश निकाला मिल जाता, अभी समझ रहे हो, उटपटांग जवाब देते तो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि हमारे जो है 3 चैम्बर्स हैं या फिर 3 डिपार्टमेंट्स हैं हमारी इंडिया के, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर आपने मुझे बता दिया कौन है, पार्लियामेंट है। ठीक है, जुडिशरी में हमारे कौन से होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे सारे कोर्ट्स हो गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट्स हो गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सारे हो गए। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव जो है, भाई एग्जीक्यूटिव कौन है फिर? Government. काम जो इम्प्लीमेंट करता है। यस, वेरी गुड। तो इसमें हमारे एग्जांपल्स हो गए, जैसे हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो जब वो मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर में बैठ के लॉ बना रहे होते हैं तब वो लॉ मेकिंग का काम करते हैं। लेकिन इन्हीं मिनिस्टर्स को याद है, कोई हमारा मिनिस्टर ऑफ रेलवे है, कोई ट्रांसपोर्ट है, कोई जल शक्ति का मिनिस्टर है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जो लॉ बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना भी तो इम्पोर्टेंट है। ये खाली लॉ बनाते, जैसे हम लोग ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह नहीं होता कि एक तारीख को रेजोल्यूशन ले लिया फिर पूरे साल भूल गए रेजोल्यूशन, हालांकि लॉज में भी ऐसा होता है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है, उनको एक्शन में लाना जरूरी है। तो वहां पे हमारा ये है, हमारा ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना बेटा, वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉ बनाना लॉ मेकिंग बॉडी का काम है, पार्लियामेंट का काम है या स्टेट लेजिस्लेचर का काम है, और उनको एग्जीक्यूट करना इनका काम है। ये आ गया समझ में? अब जब मैं बात कर रही हूँ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, तो मेरे बात समझ में आ गई कि भाई जो जुडिशरी है, जुडिशरी को किसी से भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ना ही एग्जीक्यूटिव मुझे कुछ बताएगा क्या करना है, ना ही लेजिस्लेचर मुझे बताएगा क्या करना है। बट आपको एक बात याद रखनी है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कुछ भी लॉ बनाए चले जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली वो लॉज किसको ध्यान में रखते हुए बनाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को।
ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर या कॉन्स्टिट्यूशन को डिफीट करता हुआ कोई लॉ नहीं बना सकते। लेकिन इसमें ताकि देखो अगर क्या होता, अगर कोई ऐसा केस है जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ मैंने कोई कर दिया, ठीक है, अगर या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ मैंने कोई केस किया है, मैं किसी हॉस्पिटल गई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, ठीक है, वहां पे मेरा इलाज ठीक से नहीं हुआ और मुझे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब मेरा जो केस है, आई विल फाइट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे में सोचो अगर ये केस आता जुडिशरी के पास में और जुडिशरी को डर लगता लेजिस्लेचर से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, तो क्या वो एक अनबायस्ड डिसीजन ले पाते? व्हाट डू यू थिंक? उनका इंटरफेरेंस होता? नहीं ले पाते, सिंपल एज दैट, है ना। या फिर अगर भाई कोई आईएएस ऑफिसर था, उसने मुझसे रिश्वत मांग ली, अब मैं कंप्लेन कर रही हूँ भाई, तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के ऊपर ही जा रहा है, तो सरकारी आदमी वो भी, ठीक है ना। तो अगर जुडिशरी को इससे फर्क पड़ता तो क्या वो मेरे फेवर में डिसीजन ले पाते? नहीं ले पाते। तो इसीलिए, क्योंकि डिसीजन लेते टाइम आपके दिमाग में कोई भी इंटरफेरेंस, इन्फ्लुएंस या बायसनेस नहीं हो सकती, इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना भाई रखो ही मत जुडिशरी। अगर आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो मैं क्यों अपना जाके टाइम लगाऊं, इतना पैसा खर्च करूं, मैं उम्मीद रखूं एक जस्टिस की, जब मुझे पता है कि जस्टिस मेकिंग बॉडी ही बायस्ड है, ठीक है। तो ये मीनिंग तो आपको मुझे लगता है समझ गए होंगे कि मैं एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात क्या कर रही हूँ। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? हम साथ साथ हैं, ये कुछ कुछ ऐसा ही है, मैंने हिंट दिया, तुम्हें गाना नहीं गाया खाली। तो अब मुझे बताओ कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होगा, गेस करो। देखो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि सही आंसर देने हैं या कुछ भी, ठीक है, जो लगता है कॉमन सेंस। हाँ फरहान। मैम ये जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीन अगर एक का एब्सेंट है तो गवर्नमेंट नहीं चल सकती। ये तीनों मिलजुल के काम करते हैं। देखो ये एक जनरल आइडिया बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि तीनों का मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करना इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। बट मैं यहाँ पे सिर्फ जुडिशरी के इंटीग्रेटेड होने की बात कर रही हूँ, इन तीनों चीजों के इंटीग्रेटेड होने की नहीं। हाँ, the subordinate courts, the High Court and Supreme Court are interrelated. yes, very good. So subordinate courts का क्वेश्चन कोई और मुझे बताना चाहेगा कि क्या हो सकता है इसका मीनिंग? वैसे गौरी has told the correct answer also, but still you can always add up. What was the question, मैम? कि इंटीग्रेटेड में देखो जुडिशरी इंडिया में है, इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है, पर वो इंटीग्रेटेड भी है। मतलब किस के साथ इंटीग्रेटेड है, क्या इंटीग्रेटेड है उसमें साथ में, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैम जैसे कि जो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, जो हाई कोर्ट जो बोलता है वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सो दिस इज द पर्पस ऑफ हैविंग। अब मुझे the appellate jurisdiction. यस, एपिलेट जुरिसडिक्शन भी इसको हम कहते हैं। आई कम टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स आल्सो, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले बताओ, इंडिया में जो हाईएस्ट कोर्ट है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court. तो इस पे सब अग्री करेंगे कि हाईएस्ट हमारा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। कहीं पे भी बेटा एपेक्स कोर्ट लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, एपेक्स का इंग्लिश में मीनिंग ही होता है हाईएस्ट, ठीक है। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को न्यूज़पेपर्स में द एपेक्स कोर्ट सेड भी लिख देता। अब ये मत समझना कि कहीं अफगानिस्तान से एपेक्स आ गया कोर्ट नया बनाने के लिए, ठीक है। तो एपेक्स का मतलब सुप्रीम कोर्ट, ऑलवेज एंड ऑलवेज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट है सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे कितने सुप्रीम कोर्ट्स हैं इंडिया में? एक ही है मैम वन। यस, वन, थैंक गॉड। हालांकि अभी बात चल रही है टू मेक डिफरेंट बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे कोई अगर मतलब सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है और उनका अगर केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो ऑब्वियसली भाई उनको दिल्ली आना पड़ता है ना। तो वी आर कंसिडरिंग कि हम लोग डिफरेंट बेंच बना ले, यानी कि मेन सुप्रीम कोर्ट रहे हमारा दिल्ली में, बट उसके अलावा हमारा कोलकाता में या फिर हमारा साउथ इंडिया में या फिर और जगह पे हम उसको बना सकते, ठीक है। बट अभी हमारे पास एक ही सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो नेक्स्ट इन ऑर्डर है वो कौन सा कोर्ट्स है? एक है High Courts for every state and union territory. वेरी गुड। सो हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में? 24। कितने कितने फरहान? 24 है। 24। वेरी गुड। सो देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। फरहान को मोमेंट एक लेने दो करेक्ट आंसर बताने का। जब आई एम नोटिंग योर एक्सप्रेशन। मैम 24 कोर्ट्स इसलिए क्योंकि बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं। यस, वेरी गुड। तो मैं ये बताने वाली थी कि देखो जो हमारी कंट्रीज स्टेट्स जो हैं, ठीक है, तो हमारी स्टेट्स भी 24 से ज्यादा है और हमारे पास यूनियन टेरिटरीज भी हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, लेकिन जैसे अब मैं एग्जांपल देती हूँ, पंजाब का और हरियाणा का, स्टेट्स दो हैं लेकिन हाई कोर्ट उनके पास एक ही है, चंडीगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश का भी। हाँ, सो ऐसे जो स्मॉलर स्टेट्स है ना उनकी भी, एज ही इज गिविंग एग्जांपल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आल्सो, है ना।
So ऐसे में क्या And होता है कि Assam and the northeast states have common high court at Guwahati. yes, so होता क्या है कि what we try to do is that अगर कोई ऐसा एक हाई कोर्ट है जो 2 स्टेट्स के लिए भी काम कर सकता है, so that is allowed in India, है ना? So just a wait, just a second Isabel, ठीक है? Just ask your question right after I'm completed with this, okay? So 24 हाई कोर्ट्स हैं, तो उनका क्या होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ। ये एग्जांपल, ये आंसर कौन देगा मैं बताती हूँ। चरित्रा, यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। Andaman and Nicobar Islands, it's a union territory. She is actually from Andaman and Nicobar Islands. That's why I'm asking this question to her. ठीक है? Is there any high court in Andaman and Nicobar? No. No. So which Kolkata High Court. Yes, से correct. interlinked है. So अगर आप देखोगे बेटा, ये this is the Indian coastline, ठीक है? यहाँ पे हमारा कोलकाता है, यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा कोलकाता हाई कोर्ट है, उसका ही जूरिसडिक्शन वर्ड से घबराना नहीं है। जूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है कि किसका कहाँ तक आपका कंट्रोल है, कहाँ तक एरिया आपके अंडर आएगा। तो कोलकाता हाई कोर्ट का ही जूरिसडिक्शन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई को एक अलग जगह है तो उसको अलग ही हाई कोर्ट चाहिए। सो इससे हम समझ में आया हमें कि भाई हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं एंड डेफिनेटली हमारे पास मल्टीपल हाई कोर्ट्स हैं, विच इज द नंबर इज 24, ठीक है? अब मुझे बताओ कि हाई कोर्ट तो चलो हर स्टेट का एक हो गया या 2 स्टेट्स के एक हो गए, है ना? लेकिन उनसे नीचे भी हमारे पास कुछ कोर्ट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सेशन कोर्ट्स। वो कितने? अब ये नंबर मत बताने बैठ जाना, मैं 50 साल की हो जाऊंगी जब तक गिनोगे, ठीक है? सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स विच आर मल्टीपल इन नंबर, ठीक है? मैं इनको लिखती हूँ मल्टीपल। अब ये यहाँ तक आया सबके समझ में कि सबसे ऊपर हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट है, फिर डिफरेंट हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं, और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट्स में भी अलग अलग कोर्ट्स हैं, राइट? होता क्या है कि हम इंडिया में फॉलो करते हैं एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है? एपीलेट जो वर्ड है बेटा, वो बन के आता है अपील से। अपील का मतलब सिंपली ये होता है कि सबसे पहले जब आप अपना केस फाइल करते हो तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हो। आमतौर पे अगर फंडामेंटल राइट का केस है तो वैसे आप जा सकते हो, बट नॉर्मली नहीं जाते हो। सबसे पहले आप जाओगे कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में। अगर वहां के डिसीजन से आप हैप्पी नहीं हो, देखो हैप्पी हो, सब कुछ ठीक हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आप जाते हो अपील में। अब किसके पास जाओगे अपील में, बताओ मुझे आप? हाई कोर्ट। सुपर, हाई कोर्ट। तो अपील में मैं ऊपर गई कहाँ पे? हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने भी बहुत कुछ ऐसा डिसीजन दे दिया कि मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं फाइनली किसके पास जाऊंगी अपील पे? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं जा सकते हो, ये बताओ? नो। कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाओ, हम तो यूनाइटेड नेशंस जाएंगे, हम तो अपनी गाड़ी जो है जिसमें डेंट मारा है उसने, मैं तो उसको सजा दिलवा के रहूंगी। नहीं जा सकते, ठीक है? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल का इंडिया की इंटरनल मैटर से कोई लेना देना नहीं होगा। आप आईसीजी में सिर्फ एक कंट्री दूसरी कंट्री को लेके जा सकती है, ठीक है? मैं श्यामलाल को लेके नहीं जा सकती, ठीक है? या फिर बाबूलाल मुझे नहीं लेके जा सकता वहां पे, ठीक है? तो आईसीजे तो आप नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक अथॉरिटी होती है जिसका नाम है प्रेसिडेंट। तो आप प्रेसिडेंट के पास फिर भी जा सकते हो अपनी पार्डनिंग के लिए। ये आपने कभी सुना होगा, मर्सी पिटीशन डालते हैं कि आप प्लीज हमारी सजा कुछ कम कर दीजिए। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है ना, तो आप मर्सी के लिए जाते हो प्रेसिडेंट के पास, तो वहां आप जा सकते हो, बट वो भी एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है कि भैया मैं तो गई हूँ तो मुझे आप मेरी सजा कम करके दो। टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है? बट एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ अपील, और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ठीक है? एंड एज इट वाज पॉइंटेड आउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रगति, इट वाज यू, कि अगर कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है तो आर्टिकल 141 होता है बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सिंपली ये बोलता है कि कोई डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो वो पूरी कंट्री पे लागू होगा, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर कोई डिसीजन हाई कोर्ट का है तो वो पूरी की पूरी स्टेट पे लागू होगा। गेटिंग? सो इसको हम कहते हैं, अभी लग रहा है आपको कुछ एक इंटीग्रेटेड सा सिस्टम, देखो सब इंटीग्रेट होके एक ही ऑर्डर में आ गए। गेटिंग? सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से बाय एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है? ये आइडिया है, इंडिपेंडेंट है कि भाई ना एग्जीक्यूटिव ना ही आपकी जो पार्लियामेंट, कोई भी इसके डिसीजंस में बीच में नहीं घुसेगा, ठीक है? और इंटीग्रेटेड है, दैट ऑल विल बी इन अ हायरार्की, एक ऑर्डर में है, और इसका लॉ इस पे एप्लीकेबल, इसका लॉ इस पे एप्लीकेबल, ऐसे, ठीक है? तो यस इजाबेल, नाउ प्लीज गो अहेड विद योर क्वेरी।
So, as we were talking about union territories before, I just wanted to ask why the union territories are formed. Why they're formed? Okay, ठीक है. It's a Yes, ma'am. very interesting question. ठीक है. और मैं इसको बता देती हूँ बच्चों ना, ये अच्छा क्वेश्चन है. और इस तरह की चीजें ना ये आपको डिफरेंट बनाती हैं बाकी लोगों से. मैं आपको एक बात बताती हूँ बिफोर आई टेक योर क्वेश्चन इजाबेल. व्हेन आई वाज इन कॉलेज ना, सो मेरे को भी बहुत डाउट्स आते थे इस तरीके के. और थैंक्स टू माय गॉड दैट आई वाज वेरी वोकल. तो मैं जब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछती थी ना, मैं उन्हीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अपने आंसर्स में लिख पाती थी. मतलब अगर वो रेलेवेंट होता था, है ना, उनके ट्रिविया को, एक्स्ट्रा नॉलेज को. दैट मेड ऑल द डिफरेंस. आपको क्या लगता है मुझे गोल्ड मेडल के मैंने बहुत पढ़ाई करी है? मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, मैंने बस ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं. क्योंकि ये सबको आता है. आप 5 साल लॉ करोगे, ये सबको आ जाएगा. बट जो अंदर की छोटी छोटी बातें होती है ना, ग्रेट इजाबेल, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर पॉइंटिंग आउट दिस क्वेश्चन. सो यूनियन टेरिटरीज बनती क्यों है? स्टेट क्यों नहीं बना दिया हमने उनको? ठीक है. या फिर उन्हें रखा ही क्यों है भाई, जब उनको इतना लग रहने का चस्का है तो. सो आप नोटिस करना, कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार का मैं एग्जांपल लेती हूँ. ठीक है. चरित्रा, यू कैन पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू दिस. द मेजर पॉपुलेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज व्हाट? इट इज ट्राइबल, इजंट इट? ठीक है. Tribal population. ट्राइबल पॉपुलेशन है. अग्री टू इट. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं तो वहां पे भी यही सीन है. ठीक है. मैं अगर दमन एंड दीव की बात करूं तो वहां पे ट्राइबल्स तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन दे हैव अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, है ना. अगर मैं बात करूं सब, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी पौंडीचेरी कुछ भी कह लो, ठीक है, ये है. ठीक है. तो हुआ क्या कि जब इंडिया को एज अ कंट्री बनाया जा रहा था, रिमेंबर आयरन मैन ऑफ इंडिया ब्रिंगिंग ऑल द मोर देन 500 प्रोविंसेस टुगेदर. ठीक है. तो भाई 500 सरदार वल्लभ भाई प्रोविंसेस को हम ले तो आए, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे अलग अलग जगहें थी जिनको एक मेन लैंड इंडिया के साथ मिलाना या मेन कल्चर के साथ मिलाना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस दैट दे हैव. गेटिंग? अब मैं बोलूं कि अंडमान एंड निकोबार के जो ट्राइबल्स हैं, प्रॉब्लम ही क्या है? रहो ना गुड़गांव की साइबर सिटी में, साइबर हब में घूमो ना, अच्छा मजा नहीं आएगा तुमको क्या? तुम्हें लगता है उन्हें मजा आएगा? या दिल बी हैप्पी लिविंग व्हाट दे हैव एज देयर कल्चर? नो. राइट चरित्रा? और अगर मैं बोलूं जो गुड़गांव की पॉश लेडीज हैं जो नेल्स आर्ट करवाती हैं, मैं उनसे कहूँ कि जाओ आप ट्राइबल्स में रहो ना, जाके डीसी को तो इंटीग्रेटेड इंडिया बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. रह लेंगे वो लोग? नहीं रह सकते. So Isabel, what happened was that these places had so diverse culture. मतलब why I'm emphasizing on so much? क्योंकि वो इतना diverse था that it needed extra degree of protection. Getting? Because they were so into their culture. They had different habits, food habits, cultural habits, smaller populations. कि उनको अगर हम main India में मिला देते तो वो अपनी identity को lose कर जाते, and there was no point giving them any protection then. है ना. तो इसीलिए क्या किया गया कि उनको अलग से स्टेट भी नहीं बनाया गया, क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि उनको एज अ स्टेट बनाना भी फिजिबल नहीं था. और इसलिए हमने क्या किया कि उनको यूनियन टेरिटरी. देखो यूनियन टेरिटरी है ना, सारा आंसर ही इसके नाम में है. एक ऐसी टेरिटरी जो डायरेक्टली यूनियन के कंट्रोल में, यूनियन से कनेक्टेड है. राइट. तो उसके डिसीजंस कोई उल्लू बुल्ल आलतू फालतू आदमी नहीं लेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक इट ऑन प्रायोरिटी टू मेक श्योर दैट दीज टेरिटरीज आर ट्रीटेड विद एक्स्ट्रा डिलिजेंस, एक्स्ट्रा केयर. गेटिंग? सो इसीलिए इनको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया. गॉट इट इजाबेल? मैम बट लाइक कश्मीर वी अंडरस्टैंड कि कश्मीर के जो कंडीशंस हैं वो काफी क्या कहते हैं लो हैं, तो उनको सपोर्ट की, एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है. बट बाकी की यूनियन टेरिटरीज कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज तो नहीं है. हाँ, मतलब मैं बेटा एक एग्जांपल दे रही थी कि अंडमान एंड निकोबार का रीजन वाज मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी. ठीक है. और रीजंस के लिए जैसे पौंडीचेरी था, मैं आपको पौंडीचेरी के एग्जांपल देती हूँ. पौंडीचेरी वाज प्राइमरीली मेजर, जैसे गोवा और पौंडीचेरी दोनों ही जो थी हमारी, ये बहुत ज्यादा किनके अंडर थी? दे वर अंडर दी पोर्टुगीज पीपल. जैसे पौंडीचेरी की अगर बात करूं, ठीक है, तो वहां पे जो लोग थे, दे वर नॉट, इट वाज नॉट इजी टू ब्रिंग देम अंडर द इंडियन सिस्टम. क्या लगता है भाई, वो पूरे उन्होंने जिंदगी भर एक कल्चर देखा, है ना. सो ट्राइबल्स नहीं है. ठीक है. मैं एग्जांपल दे रही थी फॉर अंडमान एंड लक्षद्वीप, है ना. तो वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन वाज द रीजन ऑफ मेकिंग दैट एरिया अ यूनियन टेरिटरी. फॉर पौंडीचेरी इट कैन बी डिफरेंट. ठीक है. फॉर दमन एंड दीव इट कैन बी डिफरेंट. सो दैट इज द पॉइंट, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. ठीक है. तो बस उनकी उस यूनिकनेस को प्रोटेक्ट करना वाज इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए उनको डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द यूनियन के अंडर रखा गया. ओके इजाबेल, आ गया समझ में? Yes, ma'am. I have one thing to ask, that the union territories are still the part of the country. So are they like given some special provisions or special rights or They are. protections?
दे आर, ठीक है। अब डिपेंड्स अपॉन कि वो किस टाइप की यूनियन टेरिटरी है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इटसेल्फ इज अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। Pondicherry is a union territory. Jammu and Kashmir is a union territory. But amongst all of them, only these three have their own legislature. ठीक है। देखिए आपने देखा होगा इनका सीएम है, दिल्ली का केजरीवाल सीएम है, दमन एंड दीव का सीएम कभी सुना है? नहीं होता है ना। सो जहां पे जिन यूनियन टेरिटरीज की थोड़ी या तो पॉपुलेशन ज्यादा हो या फिर दे नीडेड थोड़ा मोर अटेंशन कि यूनियन को एक और हैंड की जरूरत है ऑफ हेल्प, है ना, तो उनको हमने क्या दे दिया, वी मेड देम यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल में देती हूँ, लद्दाख एरिया वाइज जेएनके से बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन वाइज बहुत कम है, तो लद्दाख को हमने सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी बनाया बट इट इज विदाउट अ लेजिस्लेचर। गॉट इट। तो इनकी डेफिनेटली देखो पता है क्या होता है, इनके जो गवर्नर्स होते हैं वो भी बहुत डिफरेंटली अपॉइंटमेंट सिस्टम तो सेम होता है बट उनकी पावर्स बहुत डिफरेंट होती है। दे आर लाइक द मास्टर्स ऑफ देयर यूनियन टेरिटरी, है ना। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इनके लिए लॉज भी डिफरेंट थोड़े होते हैं क्योंकि सेंटर जो है डायरेक्टली इनके लॉज बनाता है, इनका कोई स्टेट गवर्नमेंट मतलब लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है फॉर अदर्स एक्सेप्ट दीज थ्री। रिमेंबर कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। So definitely they have different rights. The purpose of giving them a different status is this only, ना कि they can have separate rights. हाँ जी मैम व्हाट इफ अगर वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है तो फिर हेड कौन होगा वहाँ का? जो लेफ्टिनेंट इंडियन, गवर्नर। हाँ जो वैसे जो अगर मैं डायरेक्ट हेड की बात करूं, डायरेक्ट जो वैसे देखेगा जो भी उनका गवर्नर होगा, डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दोस्त। कहीं उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, कहीं गवर्नर ही बोला जाता है, कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है। आप नोटिस करना दिल्ली में कभी भी न्यूज आएगी ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली सेड सो, ठीक है। किसी और यूनियन टेरिटरी के लिए कैन बी अ गवर्नर, होता वो गवर्नर ही है, ठीक है। तो हेड ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी विल बी द गवर्नर ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी और डायरेक्ट हेड जो होगा इट विल ऑलवेज बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ओनली, ठीक है। गॉट इट, ठीक है। But ma'am, Yes, you ma'am. said that Delhi has a CM. So is there still a need of lieutenant government? Sorry, governor. Which one? Please repeat. You told that Delhi has a CM. Yes. So is there still a need of lieutenant governor? देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि दिल्ली जो है ना इट इज द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली, न्यू दिल्ली, ऑल ऑफ दिस एरिया, है ना। सो सीएम जो है ना वो किसके लिए है? इट इज फॉर द लॉ मेकिंग एरिया, लेजिस्लेचर का हेड है सीएम। अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट हियर। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अंडरस्टूड द डिफरेंस? तो दिल्ली क्योंकि इट इज Yes, so much of key importance for the administration that it is almost running like a mini country to be honest। देखो तो उसका भी एक सीएम है, ठीक है, फॉर द लेजिस्लेचर, हेड ऑफ द लेजिस्लेचर, एंड इट हैज द गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नाउ ओके, ठीक है। सो Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सिंपल है, फंडामेंटल राइट्स बहुत ही सिंपल है कि पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट में परेशान मत होना, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया है फॉर द ईज ऑफ स्टडी, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आई टेल यू ऑल ऑफ दैट, ठीक है। बट पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, नाम में ही लिखा है भैया, वो राइट्स जो बिल्कुल ही फंडामेंटल हैं, जो आपको मिलने ही मिलने चाहिए। इंसान हो, पैदा हुए हो हमारे देश में तो इतना तो आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे फंडामेंटल, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आपको क्या करते हैं? दे इनहैंस द डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी। देखो सिंपल सी बात है भाई, देश में आप कितना भी कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, कुछ भी कर लो, अगर आपके राइट्स नहीं है, आपके पास फंडामेंटल चीजें ही नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। तो इंडिया डेफिनेटली हैज फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी सिर्फ नाम से समझना है, आपके खुद ही समझ में आ जाएगा। रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। पॉलिसी का मीनिंग क्या होगा बताना जरा, कोई भी पॉलिसी मेकिंग है, कुछ भी पॉलिसी है, मतलब क्या होगा पॉलिसी, बताओ। मैम पॉलिसी इज लाइक अ स्कीम। यस, ठीक है, चलो सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। पॉलिसी मतलब मैं मान के चलती हूँ भैया कोई भी एक स्कीम, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। तब मुझे बताओ जरा, जब स्कीम है और मैं लिख रही हूँ स्टेट पॉलिसी, तो किसके लिए वो होगी भैया स्कीम? स्टेट। मेरे लिए तो स्कीम मेरे मम्मी पापा बनाएंगे, ठीक है। Depends on the moral of the state, right? So क्या गौरी? it depends on the moral of the state. Yes, yes, that's true, है ना। ना इंडिया में we are following the parliamentary system, simple as that। तो स्टेट मतलब बेसिकली अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं या मैं पार्लियामेंट की बात करूं, एनी ऑफ विच कैन बी काउंटेड, ठीक है। और पॉलिसी का मतलब हो गया भैया कोई भी स्कीम, कोई भी रूल, कोई भी लॉ जो आप फॉलो करोगे, कोई भी तरीका जो आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स, अब ये स्कूल प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हर किसी के अपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स बेसिकली मतलब एनीथिंग, मैं अपने क्या चरित्र, मेन एजेंडा,
हाँ चलो मेन एजेंडा ही कह लो, ठीक है ये भी चलेगा। ठीक है, अब कीवर्ड जो है ना, जो इसका सारा मतलब जहां से निकल के आता है वो है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मीनिंग क्या हुआ? गाइडलाइंस। डायरेक्टली उस पे अफेक्ट करते हैं या उस पे बेसिस है? किस पे बेस है प्रगति? मैम जो भी स्टेट पॉलिसी है या जो भी है उस पे डायरेक्टली बेस्ड एंड दैट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एक्चुअली इसका बिल्कुल उल्टा है, जो स्टेट पॉलिसीज हैं वो इस पे बेस्ड है। ठीक है, मैं बताती हूँ। डायरेक्टिव का मतलब होता है दैट शोज द पाथ। बहुत सिंपल है, हम जब रोड पे जाते हैं तो हम डायरेक्शंस देखते हुए जाते हैं ना, लेफ्ट मुड़ेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, राइट मुड़ेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ढंग से पढ़ेंगे तो क्लैट क्लियर कर जाएंगे, नहीं ढंग से पढ़ेंगे तो एक साल और ड्रॉप मार जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शंस यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपको डायरेक्ट कर रही हो रास्ता दिखाने के लिए, वो डायरेक्टिव होगी नेचर में, ठीक है, अग्री, ठीक है, वो डायरेक्टिव होगी। तो कोई भी ऐसा प्रिंसिपल जो डायरेक्टिव है, एक मार्गदर्शक है, रास्ता दिखाने वाला है, किसके लिए? स्टेट की मैम जो लैंड में जो क्या पाथ बेटा? मेकर है ये हाँ पाथ बनाता है उस पाथ पे चलने के लिए। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब सिंपल, ये ना मेरे को बड़ी बहुत तकलीफ हुई थी याद करने के लिए। मुझे जब मैं कॉलेज में थी ना, मुझे नाम ही याद नहीं होता था, मैं शॉर्ट में डीपीएस पे बोलती रहती थी, और उसको मैं कभी बीच में डीएसपी बोल देती थी, पता है। तो फिर मैंने इसका तरीका निकाला कि भाई ये इतना टफ कैसे हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, स्टेट की पॉलिसी बनाने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स उसको डायरेक्ट करेंगे उनको हम कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो इनसे घबराना नहीं, डीपीएसपी याद कर लो, फिर थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के इसके फुल फॉर्म भर लेना, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली जी बेटा। Ma'am, we can say the directive principles are the guidelines, basically the यस guidelines. यस, आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस तरह डिफरेंट है फंडामेंटल राइट से या फिर किसी भी और राइट से? फंडामेंटल का मतलब है कि ये आपको बेसिक है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ये आपको मिलना ही चाहिए। इतने ज्यादा पावरफुल है फंडामेंटल राइट्स की अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई छीनता है ना, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बिल्कुल एक एग्जांपल बहुत सिंपल से देती हूँ, मुझे बताना कि मैं आपको बोल सकती हूँ ये बात कि भाई क्लास रोज अटेंड करना और लाइव क्लासेस अटेंड करने की कोशिश करना, ठीक है। ये मैं आपको एक डायरेक्शन दे रही हूँ, अभी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर आप ये क्लास अटेंड ना करो तो क्या मैं आपको आपके घर से उठा के ले जा सकती हूँ? नहीं। अनफॉर्चुनेटली बट नहीं, ठीक है। तो ये एक डायरेक्टिव है, एक गाइडलाइन है जो मैं आपको दे सकती हूँ। फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है। अच्छा होगा जो फॉलो करोगे, तो नहीं करोगे तो भाई फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल, है ना। सिमिलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होते हैं, दीज आर दी गाइडलाइंस, है ना। इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि जब भी वो लॉज बनाए वो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाए, पर अगर वो अभी केपेबल नहीं है उस चीज को देने के लिए, तो उसके ऊपर कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है सर के ऊपर। आया समझ? तो इन दोनों में जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी होते हैं ना बेटा, उनमें डिफरेंस ही यही होता है कि अगर फंडामेंटल राइट फुलफिल ना हो रहा हो तो आप कोर्ट में जा सकते हो, अपने राइट को मांग सकते हो, क्योंकि वो राइट है। देखो राइट वर्ड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कहीं भी राइट लिखा हुआ है पूरे 4-5 शब्दों में? नहीं, वो सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, एक गाइडलाइन है। तो अगर ये पूरा नहीं भी हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक डीपीएसपी हमारी पता है क्या है? कि हमें दारू नहीं पीनी चाहिए एंड वी शुड मेक इंडिया फ्री ऑफ अल्कोहल। अब बताओ, ये तो आंदोलन हो जाएगा पूरे देश में। अब कभी हो सकता है सरकार ऐसा कर ले भाई, कभी पॉसिबल हो करना उनके लिए, ठीक है, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो आपका जो फंडामेंटल राइट है ना, ये एक टाइम पे डीपीएसपी हुआ करता था, पता है। लेकिन उस वक्त हमारी गवर्नमेंट पैसे वाइज, बहुत पहले की बात है ना, इतनी केपेबल नहीं थी कि वो फंडामेंटल राइट बना दे एजुकेशन को, कि आप मांग सकते हो कि भाई मुझे पढ़ाओ, मेरा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। बट जैसे ही जैसे गवर्नमेंट इसके लिए केपेबल हुई, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको डीपीएसपी से उठा के फंडामेंटल राइट में डाल दिया। गेटिंग? सो ये कुछ ऐसे टास्क हैं जो गवर्नमेंट के लिए पेंडिंग है, जो उन्हें करने चाहिए, ठीक है, बट वो करेगा, धीरे धीरे करेगा। अब आ गया
डिफरेंस समझ में? तो डीपीएसपी को के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरे को तो चाहिए, मुझे तो अल्कोहल फ्री ही इंडिया चाहिए, ठीक है? नहीं भाई, अभी मत तुम परेशान हो, होगा जब होगा देखी जाएगी, ठीक है? बट सरकार कोशिश कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ जी मैम बेटा, हाँ बोलो। मैम इनटेक ऑफ अल्कोहल लीगल है? किसको किसको? अल्कोहल इनटेक करना लीगल है? हाँ, एक उम्र के बाद लीगल है बेटा, अभी मत कर लेना, एज क्राइटेरिया है। ठीक है? अभी तो तुम्हें जेल भी नहीं पहुंचा पाएंगी, बड़ी असमंजस में आ जाएगी पुलिस भी कि करेंगे यार इनका क्योंकि वैसे भी माइनर हो गए ठीक है? डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं पे 21 है, कहीं पे 23 है, शायद 25 भी है किसी किसी जगह पे, ठीक है? तो मैम आई हैव अ डाउट। हाँ फरहान। मैंने देखा है बहुत से लोग जो बिलो 18 है वो ड्रिंक करते हैं, तो उनको कुछ सजा है? फरहान, यू नॉट ऑडिबल क्लियरली, क्या कह रहे हो? मैं सुन नहीं पा रही हूँ ठीक से। मैं बहुत से लोगों को देख चुका हूँ जो बिलो 18 है और हाँ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, हाँ, तो उनको कुछ सजा वगैरह कुछ है? कुछ जो सजा देने बैठे हैं वो तो खुद पी के बैठे होंगे, ठीक है बेटा? सजा तब है जब पकड़े जाओगे, ठीक है? एंड होती है, ठीक है? सजा होती है, फाइन भी लगते हैं, अब आपको जेल फाइन। में तो डाल नहीं सकते क्योंकि आप माइनर हो, 18 से कम हो, ठीक है? तो जेल तो नहीं रिमाइंडर होती है, है? फाइन वगैरह होती है। और पेरेंट्स से पिटाई होती है बहुत कस के। और एक्सक्यूज मैम। रिमाइंडर हाँ फरहान, आप एक बार टाइप करने का ट्राई करना प्लीज, मुझे थोड़ा सुनने में इशू हो रहा है। हाँ भाविका बोलो। मैम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सुना कि अल्कोहल इलीगल है। नहीं, अल्कोहल इलीगल नहीं है। अगर इलीगल होता तो यहाँ गुड़गांव में शॉपिंग मॉल से बड़े बड़े जो ठेके खुले हुए हैं ना, वो कैसे मेन रोड पे खुले होते हैं, ठीक है? तो फिर अल्कोहल, अभी आपने क्या बोला फिर? मैंने कहा कि अल्कोहल एक पर्टिकुलर एज से नीचे होके अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तब आपके लिए इलीगल है, ठीक है? नहीं मैम, तो जैसे उसके पहले की जैसे अल्कोहल मतलब इंडिया में बैन मतलब। अल्कोहल, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसा लिखा हुआ है कि इंडिया को हम अल्कोहल फ्री बनाए, मतलब वी शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल, तो आई सेड। तो अब क्योंकि ये पॉसिबल अभी तो नहीं है, देखो क्योंकि भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी का पार्ट है, इतने ज्यादा लोग पीते हैं अल्कोहल, तो कभी जाके आप शायद बिहेवियरल चेंजेस आप लाओगे। आप जैसे कितना भी आप ड्राई स्टेट बना लो, जैसे गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, क्या लगता है लोग पीते नहीं होंगे वहां पे? नो पीते हैं बिहार इज अ ड्राई स्टेट, मतलब ये तो मतलब मैम। मैं बिहार मैम बिलीव नहीं हाँ, होगा, तो बिलीव नहीं टेक्निकली होगा। इन वर्ड्स बिहार इज अ ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट का मतलब जहां पे अल्कोहल नहीं मिलती है। भाई मैम इट्स आलू का रॉन्ग, इंटरव्यू तो टोटली मैंने रॉन्ग। खुले हुए में देखा है, आप कहाँ से लाके पीते हो भाई बताओ सोचो। इम्पोर्ट करते हैं, हाँ क्या करते हो? इम्पोर्ट करते हो? हाँ इंपोर्ट करते हैं। देखो ये बड़ा, मुझसे तो पता है, कोई भी कहता है ना मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैं तो हाथ जोड़ लेती हूँ उसके आगे। पहले मेरे का पता ना क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा होगा भाई, मुझे बात नहीं करनी सो यस, सो एंड दैट्स व्हाट आई सेड, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज एंड की तरफ। हाँ एंड बेटा मैम बोलो। व्हाट आर दीज पार्ट्स ऑफ पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन? ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो उसको यस मैम। पढ़ने के लिए इजी हो जाए, हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 जो है वो बात करता है इंडिया यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में, कि भाई इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसमें ये स्टेट्स हैं, दिस एंड दैट, ठीक है? पार्ट 2 है, पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 में हमारी फंडामेंटल, देखो ड्यूटी ये सॉरी डीपीएसपी है, ठीक है? पार्ट 4A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो सिंपली इजीली हम उनको रेफर कर पाए, उनको चैप्टर्स में बांट दिए, मतलब आप ऐसा मान के चलो, ठीक है? हु वाज रेजिंग हैंड? आई हाँ निधि बोलो। निधि यू नॉट ऑडिबल, बोलना फिर से। हेलो। हाँ जी बेटा बोलो बेटा। हाँ, हमारे यहाँ पे कॉलेज के बच्चे थे, मतलब लाइक दे वर इन थर्ड ईयर, उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किए थे एंड वो कॉट हो गए थे, तो उनका कॉलेज का जो 3 इयर्स का डिग्री था उनको पूरा ये कर दिया, रेस्ट्रिकेट कर दिया, तो उनका 3 इयर्स का डिग्री पूरा चला गया। तो अभी उन्होंने अगर केस डाली प्रिंसिपल हाँ पे कॉलेज के, तो क्या होगा आगे? तो क्या होगा? जस्ट गिव मी वन मोमेंट गाइस, ठीक है? जस्ट गिव मी वन। गूगल। मैम दे कैन आस्क फॉर मर्सी पिटिशन ना? हाँ बेटा अब बोलना नाउ से।
Pragati, you were saying something, guys? Yes, ma'am, I was saying they can apply for mercy petition ना. बाबू मर्सी पिटीशन ना बहुत बड़े बड़े मामलों में होता है, बहुत बड़े बड़े मामलों में, जहाँ पे आपको मतलब सजाए मौत सुना दिया हो या जिंदगी भर की इम्प्रिजनमेंट सुना दी हो, ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में होता है, ठीक है। और इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि अगर ये प्रूव हो गया है ना तो उनका सस्पेंशन हो सकता है बेटा, ठीक है, क्योंकि ड्रग्स तो जो है ना ये तो वैसे ही इलीगल है, ड्रग्स तो है ही इलीगल, ठीक है। तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का एक पूरा एक्ट है हमारा, उसके अंडर इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम, ठीक है। अगर सिर्फ अल्कोहल होता तो अल्कोहल इन इटसेल्फ इज नॉट इलीगल, आपने अंडर एज होकर कंज्यूम कर लिया वो बात अलग है, पर ड्रग्स तो ओवरऑल ही इलीगल है, गेटिंग, सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ केस फॉर देम। यस इजाबेल, प्लीज गो अहेड। So, ma'am, I wanted to ask if a minor consumes alcohol before the legal age, so does it fall under juvenile delinquency? Yes, it does, ठीक है। So anyone who is underage, ठीक है, underage would be like he's a minor or under the age of 18 years. So if he's doing any act that is prohibited by law, he will be called as the juvenile, and it will come under the Juvenile Justice Act, ठीक है। So yes. But there is an exception, right? There is an exception for the heinous crimes. Yes. Between 16 to 18. Yes, you are correct. 2000 हमारा जब ये हुआ था ना, जो दिल्ली वाला व्हाट वाज इट, निर्भया गैंगरेप है ना, तो उसके बाद यही हुआ था। बाप रे, तुम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो, बट चलो, आई अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन टुडे। डू यू रियलाइज हम 1.25 घंटे से क्लास में हैं, यू गाइज आर टोटली हाई ऑन एनर्जी, ठीक है। सो यस, जो हीनियस क्राइम्स का आप कह रहे हो ना गौरी, इट वाज कि आप अगर कोई ऐसा अंडर एज है, ठीक है, कोई ऐसा माइनर है जिसने कोई क्राइम किया, बट दैट क्राइम वाज ऑफ बैड नेचर, इट वाज ऑफ हीनियस नेचर। सो अगर आप 18 से कम भी हो, स्टिल यू कैन बी चार्ज और ट्राइड अगेंस्ट लाइक एन एडल्ट ओनली, है ना। बिकॉज वन ऑफ द रीजंस वाज कि जब निर्भया केस हुआ था, वन ऑफ द रेपिस्ट वाज अंडर एज, वो शायद 16-17 साल का था, and the kind of act you are doing, it is so not like a minor, bhai. So how and why should you be treated like a minor, right? And he was 14. What? No. 17 years. He is 17 something. 17 years Okay. and So like, yeah, so technically he was under 18 years of age, है ना। So it was very good, it was a very much needed amendment that was brought to the act, कि अगर आप 18 से कम भी हो, बट अगर आपका एक्ट हीनियस है, ये हीनियस कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, अगेन इट विल बी ऑन द कोर्ट्स टू इंटरप्रेट कि भाई हीनियस क्राइम आप किसको बोलते हो। तो हीनियस एक्ट अगर आप करते हो तो आपको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली फिनिश गाइस, लेट्स क्विकली फिनिश। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी वो ड्यूटीज हैं जो हम पे कंपलसरी नहीं है, बट वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दोज ड्यूटीज, हमें वो काम करने चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द नेशन, वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम, ठीक है, हम अपने वाइल्ड लाइफ का, अपने नेचर का ख्याल रखना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखना चाहिए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। प्लीज रिमेंबर, राइट टू वोट या वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट, ड्यूटी नहीं है, ठीक है, आप स्किप कर सकते हो, करना नहीं चाहिए वैसे। Then simply single citizenship, that even when it is divided in India, we have the central government, we have different states also, but citizen हम एक ही हैं, citizen of India, ठीक है। आपको मैं इसका ऑपोजिट एग्जांपल देती हूँ, यूएसए, ठीक है। यूएसए में क्या होता है, that यूएसए में आप अपने एक कंट्री यानी कि यूएसए के सिटीजन होते हो, और जिस भी स्टेट में आप रहते हो आप उसके भी सिटीजन होते हो, तो वहां पे डुअल सिटीजनशिप फॉलो होती है, बट इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होती है, ठीक है। अब क्विकली क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो भी लिखा है दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव रेड, ठीक है। तो अब मैं इसको और स्ट्रेच नहीं करूंगी, आप रीड कर लेना, आगे मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक बिकॉज ऑप्शन 1 इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन 2 इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन 3 द हेड ऑफ द स्टेट इज द पार्लियामेंट, या फिर सिर्फ ए और बी। तो क्या ऑप्शन है? मैम डी। शाबाश, डी, यस। तो क्योंकि इंडिया में हमें पता है इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमें ये भी पता है कि हमारा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, याद है जब हम अमेंडमेंट के टाइम पे पढ़ रहे थे, मम्मी की याद आई थी, गोवा के ट्रिप में रिजिड हो जाएंगी लेकिन रोटी से पराठा बनाने में फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो है वो पार्लियामेंट नहीं है। कौन है हेड ऑफ द स्टेट? हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट। वेरी गुड। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। इस सिचुएशन को पढ़ो। अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री जिसका नाम है आई क्वांटा, ठीक है, इज सेट टू ड्राफ्ट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, ठीक है, मुझे भी हंसी आ रही थी बनाते हुए।
तो एक आइक्वांटा जो है वो नई कंट्री है, नई नई इंडिपेंडेंट हुई है, एंड इट इज नाउ गोइंग टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. बट unlike the older independent countries, it does not have any experience of its own constitutional jurisdiction. Now, these are the important features of the country. क्या क्या है भाई? It is looking forward to become a democracy, but it has a highly honored king who they still want to continue with. तो ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल हटाई देना चाहते हैं, he is a good person. हम डेमोक्रेसी तो बनना चाहते हैं, लेकिन हमें किंग के साथ भी कंटिन्यू करना चाहते हैं. आपको किसी कंट्री की याद आ रही होगी ऐसा सुन के, ठीक है? श्रीलंका, लंदन, लंदन, श्रीलंका, UK. हाँ, श्रीलंका ऑल्सो, लाइक नेपाल ऑल्सो, ठीक है? नेपाल में भी किंग को बहुत ऑनर देते हैं अभी भी, ठीक है? they won't want the है बेटा यहाँ पे, they want the courts to interpret their laws and thus want each citizen to enjoy the basic rights of their social growth, ठीक है, for the social growth. But due to unstable conditions of the country, being a new one, it is not in the position to impose any duties on its citizens and want them only to progress in the initial years of independence. Up now you have to see that which of the features of the Indian Constitution can Iquanta take that would suit this particular situation. ठीक है? देखो, यहाँ से आप जरा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? पहला वाला है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कंपल्सरी फंडामेंटल ड्यूटीज, वर्ड्स पे ध्यान देना प्लीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, या प्रेसिडेंट बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट. तो कौन सी चीजों को ये अडॉप्ट कर सकता है? जरूरी नहीं है सारे ऑप्शंस करेक्ट हो, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है? मैम फोर्थ वन. ऑप्शन बी चलो ऐसा करते, सुनो, ऐसा करते हैं, इनको टिक मारते जाते हैं जो जो इसको सूट करेंगे. देखो, ये कह रहा है कि ये डेमोक्रेसी तो चाहता है, ठीक है, लेकिन ये साथ के साथ चाहता है कि इसका जो किंग है वो भी बना रहे. तो फिर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगा या नहीं उसको? टेक एग्जांपल ऑफ यूके, फिर सोच के बताना मुझे. मैम सी. ओके, यस मैम. पहले इन पे डिस्कस करते हैं बेटा. यहाँ बताओ मुझे, ये ऑप्शन नंबर 1 उसको चलेगा या नहीं? यस मैम. चलेगा. यस मैम. चलो, तो ऑप्शन 1 में भाई वो पार्लियामेंट्री हो सकता है, और साथ के साथ जैसे मोनार्की है यूके में वो वैसे कंटिन्यू कर सकता है. उसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी चलेगी कि नहीं चलेगी, अगर वो चाहता है कि उसको लॉज को इम्प्लीमेंट करे? यस. Yes, ma'am. अगला मैं कह रही हूँ कि कंपल्सरी फंडामेंटल ड्यूटीज. नो मैम. नो. No, ma'am. वेरी गुड, ठीक है, नहीं चलेगा भाई उसको. चौथा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. यस. Yes, ma'am. ये आप तभी आंसर दे पाओगे जब आपको इनका मीनिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, होने चाहिए या नहीं उसके सिटीजन्स Yes, ma'am. yes, yes. वेरी गुड. और प्रेसिडेंट इनकी स्टेट का हेड बने, क्या ये No, इनको ma'am. लगेगा नो मैम. नो मैम. No, कि ये किसको अपना हेड बनाना चाहते हैं? king. King को. वेरी. मैम कैन यू एक्सप्लेन थर्ड पॉइंट? यस प्लीज प्लीज. मैम कैन यू एक्सप्लेन? आई कैन एक्सप्लेन. कंपल्सरी फंडामेंटल ड्यूटीज. अच्छा, सिंपली देखो क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटीज. मैंने अब इंडिया में बताया कि इंडिया में भी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट कंपल्सरी, है ना? वी शुड फॉलो दीज, हमें करना चाहिए, बट इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है? अब अगर मैं बोलूं, हमने यहाँ पे ये लाइन क्या पढ़ी थी कि देखो यहाँ पे, बट ड्यू टू द अनस्टेबल कंडीशंस ऑफ द कंट्री, बीइंग अ न्यू वन, इट इज नॉट इन द पोजीशन टू इम्पोज एनी ड्यूटीज ऑन इट्स सिटीजंस, है ना? तो आप उनके लिए कुछ अच्छी ड्यूटीज रख सकते हो, बट कंपल्सरीली अगर आप उन पे लगाओगे तो वो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे. ठीक है? तो मैंने बोला भी था कि नॉट ऑल द ऑप्शंस माइट बी राइट. तो इंडिया में वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज बट दे आर नॉट कंपल्सरी, ठीक है? तो दिस विल नॉट मैच देयर रिक्वायरमेंट एंड दिस विल आल्सो नॉट मैच, जबकि इंडिया के लिए करेक्ट है. इंडिया में प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, बट आइक्वांटा के लिए इट विल नॉट वर्क बिकॉज दे वांट किंग टू बी द हेड ऑफ द स्टेट. गेटिंग? सो इसमें दे कैन गो फॉर ऑल एक्सेप्ट 3 and 6. आया समझ? B. यस मैम. वेरी गुड. चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है. Recently, 106th Amendment Act was passed in the Indian Parliament, जो किसके बारे में है? Which deals with the women's reservation in Lok Sabha. अभी मिली है 33% रिजर्वेशन हमें मिल गई है औरतों को, ठीक है? In the Lok Sabha, in state legislative assemblies and in the legislative assemblies of the national capital of Delhi, मतलब NCT Delhi, National Capital Territory of Delhi में, ठीक है? It reserves 1/3 of the seats, यानी कि 100% में से 33% for women, including those that were already reserved for the SC/ST women, ठीक है? Now, how was it possible to be done in the Indian Constitution? तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, याद रखना. 106 अभी लास्ट यही अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. पर ये हुआ कैसे? Your options are: Indian Constitution cannot normally be amended, but it was a special case under the President's assent. तो प्रेसिडेंट ने भाई प्रोविजन दिया और वैसे अमेंड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को. दूसरा कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड
only under Article 368 and thus it was used. प्लीज याद रखना, only कह रही हूँ। और मैंने आपको बताया था कि हम कुछ चीजों को बहुत सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं और कुछ चीजों को हम थोड़ा स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं, ठीक है। और वो 368 में 3 ये वाला होता है और ये वाला नॉर्मली होता है। चलो मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट ये वाला। सी ऑप्शन कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी, जिससे हम फ्लेक्सिबल कहते हैं, और या फिर वो स्पेशल मेजोरिटी से किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, जिसको हम रिजिड कहते हैं, ठीक है। सी। आंसर इज सी। सो कितने लोग सी के साथ हैं? मम्मी इतना खुशबू, इतने छुप के क्यों हो भाई सी के साथ? सी ने कोई जुर्म कर दिया है क्या? सो ओके, अलंकृता, फरहान, गौरी, पूर्वी, चरित्रा, यश, रोशनी, चैत्री, सभी लोग। तुम में से कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है जो सी के साथ ना हो। मतलब कंफ्यूजन हो सकते हैं बट यस, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंडिया में अगर आप सिंपल मेजोरिटी के थ्रू करो तो भी अमेंडमेंट हो सकता है, और 368 आर्टिकल को यूज करो तो स्पेशल मेजोरिटी में भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो। That's it, ठीक है। So thank you everyone। क्या क्लास थी भाई साहब, आपने पौने दो घंटे ऑलमोस्ट आपने पढ़ा आज की क्लास में, and attendance did not drop। I'm so happy। So I think I can wind this class for today। I hope ये आपको अच्छी लगी, ठीक है, समझ में आई। और आई नो, देखो ये ना भी क्या हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बिकॉज ये जो टॉपिक था ना वो बहुत ही मिक्सचर ऑफ टॉपिक था, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इस दिन इसके बाद मैं आपको सारी चीजों को डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, हम एक सेशन करेंगे जब हम खुद डिस्कस करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो वी विल एक्चुअली हैव अ डिस्कशन लाइक दैट। वो एक अलग से इवेंट रखूंगी, मतलब मैं अलग से करूंगी, ठीक है। तो अभी आई थिंक आई विल जस्ट वाइंड द सेशन। आप लोग मुझे अपने फीडबैक्स देना ग्रुप में। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी दैट हाउ वाज द क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच पूर्वी, आई होप अच्छा लगा आप सबको, ठीक है। और अब मैं पानी पीऊंगी 1 लीटर, जल शक्ति, ठीक है। और आई विल सी यू गाइस सुपर सून। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, जूम पे हाउ डिड यू लाइक द क्लासेस? मुझे लगता है लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन, मेरे को जरा ये बताना। या फिर यू वुड वांट go to the office and take, मतलब I can do the class from office also, I have no issue, लेकिन what do you think? मैम जूम पे ही बेस्ट है मैम। हाँ मतलब वो जो इंटरैक्टिव बोर्ड नहीं मिलती, so Zoom is okay with all of you? Yes ma'am। Yes, ma'am. I think because you know this is one kind of a class which needs a lot of interaction, otherwise मैं आपके साथ comments पढ़ूंगी या answers, तो I don't think मतलब it will make a very good interaction to be honest, है ना? Yes, yes ma'am। आई थिंक चलो ठीक है। तो बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपसे पूछूंगी, तो आई एम वेरी, मतलब मुझे जूम वैसे उतना पसंद नहीं है, मुझे इंटरैक्टिव बोर्ड अच्छा लगता है, बट बिकॉज वी कैन इंटरैक्ट सो आई लव इट यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ हाँ बेटा ठीक है। तो अभी क्या है, आई विल टेक एन ऑफ एंड टेक केयर एवरीवन। मुझे फीडबैक्स देना ग्रुप में, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैम मुझे एक डाउट है मैम। हाँ पूछो पूछो, तुम्हारा डाउट कैसे नहीं पूछेंगे, बताइए जरा। मैम सभी क्लासेस का जूम पे होगी या फिर यूट्यूब लाइव पे होगी? देखो मोस्टली क्लासेस ना जो इस तरह की हैं जहाँ पे आपको इस तरह का इंटरेक्शन जरूरी है, सो जैसे लीगल की है, क्वांट्स की है, दे ऑल गो फॉर जूम ओनली, ठीक है। बट जैसे कुछ ऐसी हैं जहाँ पे इट विल बी इजियर, जहाँ पे आपको उतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे इंग्लिश वगैरह की क्लासेस में ना। सो मैम व्हाट इफ लॉजिकल रीजनिंग? हाँ उसके लिए भी मैं यही कह रही हूँ। तो देखो ऐसा है ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कॉल। तो ऐसा करेंगे, मेरा मन तो जूम ही था, क्योंकि मैंने अब तक आपके साथ वो वाली क्लासेस ली हैं ज्यादातर, है ना। सो मुझे था कि मैं एक बार जूम लेके देखती हूँ, लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस इज। सो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे इस बार क्लासेस होंगी इस वीक में, इस वीक का पर्पज ही है आप ये क्लासेस अटेंड करो एंड देन यू लेट मी नो। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए जो आपको ज्यादा बेटर सूट कर रहा होगा, वील प्रोसीड विद दैट थिंग, ठीक है। जूम ऑन इज बेस्ट। Zoom is best. Yes ma'am। I think it is, है ना। But I can at least look at you people। और अब कैमरा ऑन कर लो जरा, जाने वाली हूँ मैं भी, जरा मुझे अपने शक्लें दिखा दो क्लास के मैम बाद। फॉर जीके, मैम फॉर जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश वी कैन एडजस्ट विद यूट्यूब। हाँ सो एक्चुअली यही था, मैंने सोचा था करंट अफेयर्स की जो क्लास होगी वो हम यूट्यूब पे कर सकते हैं, और इंग्लिश भी, क्योंकि वो दोनों थोड़ी उसमें इतना बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, और मोस्टली क्या होता है क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स आप एबीसीडी में दे सकते हो, है ना। तो ठीक है भाई, फरहान अब हाथ नीचे कर लो भाई, ठीक है। और फरहान के लिए गूगल पे ढूंढो ना क्लासेस आप। क्या फरहान के लिए? गूगल पे ढूंढो ना क्लासेस। भाई मैं ढूंढ रही हूँ टीचर, आप लोग को मिले कोई फरहान के लिए गूगल पे, क्योंकि यार ये कितना बड़ा इल्जाम लगाती है नीली फरहान के ऊपर। फरहान तुम गूगल करके आंसर बताते हो, सच्ची बताओ। मैम गूगल में मिलता थोड़ी है मैम वो आंसर्स तो। गूगल पे मिलता
पता नहीं है, बताती हूँ चलो मैं सुंदर पिचाई को। ये भाई तो ठीक ट्राई करो तो किया होगा ना, कहाँ से पता मैम चला वो कि नहीं लड़की, होता है? मैम यही लड़की यूज करती है, क्रोम यूज करती है मैम ये लड़की, हाँ क्रोम से देखो आंसर उसको बताती ये है। बोलता है भी वही पता, यूज उसको करता ये है। भी पता है कि क्रोम यूज करती है कि सफारी है यूसी ब्राउजर। भाई साहब ये अंतर्यामी है, प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। मैम ये भी तो हो सकता है जो खुद बोल रहा है वो यूज करता हो। हाँ ऐसा मोस्टली ऐसा ही होता है। हाँ निधि, निधि यूज देखो करती है, फरहान, देखो ये गाइस, सबको ये बोलती है। सब लोग इस बात का विटनेस हो कि चलो मैं एग्जांपल बहुत अजीब सा दूंगी बट यू कैन ऑल रिलेट टू इट। जो भी कहता है कि रूम में कुछ स्मेल सी आ रही है, अक्सर उसी ने सबसे पहला काम किया होता है। निधि, निधि। सच है कि नहीं? यस मैम। तो बस फरहान संभल के, निधि बहुत यार कठोर। किसी को रोज ही कैसे 10 on 10 मिल सकते हैं, पहले दिन से वो भी? हाँ ये तो है। अरे दीदी मेहनत करो, मेहनत करो, एक बार आप क्या 10 अपने बार टिप्स पढ़ो एक ही बताओ, क्या पैसेज। फॉलो करते हो, हमें भी गाइड कर दो। अरे पैसेज पढ़ना है, फरहान को ध्यान हमारे से साथ एक पढ़ना है, सेशन रखवाते साइलेंटली। हैं, ठीक है, हाउ टू स्कोर 10 on 10 एवरीडे विदाउट यूजिंग गूगल। यूजिंग ठीक है, गूगल। बाय फरहान। मैम आई हैव डाउट अबाउट द क्विज। हाँ पूछो। मैम वो जो ब्लू लिंक होती है उसको हाँ क्लिक करके हम हेल्प ले सकते हैं? हाँ, आई वुड सजेस्ट कि देखो अगर स्टार्टिंग में ना, आई विल सजेस्ट, ये मैंने निधि को भी ये सजेस्ट किया था कि जब तक आप नए हो ना इस क्विज में, जो बेटा मैं बात करूँ जो डेली क्विज आती है ना, तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ना एक बार उसके सोर्स को पढ़ लिया करो, उस आर्टिकल को पढ़ लिया करो, आपका रीडिंग हैबिट भी अच्छा हो जाएगा एंड यू विल नो मोर अबाउट इट। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में एटलीस्ट 10-15-20 दिन आप फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट मेरा नहीं, suggestion ये मैं भी वही मैम फॉलो करी करता हूँ। थी। वो सोच में ही हाँ आंसर होता है। होता है उसमें, हाँ। पढ़ो, फिर तो खूब खोल खोल के पढ़ो। लेकिन इससे क्या होगा, देखो धीरे धीरे तो क्या होगा, यू विल हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग, तो आप कवर कर लोगे बहुत सारे करंट अफेयर्स को। तो साल के एंड तक इमेजिन करो कि तब जब दोबारा ये मिलता जुलता आर्टिकल आएगा तब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ वही बोलता हूँ मैं। हाँ ठीक है गुरुजी, मेरा अभी आप लोग को जो पूछना है आप फरहान से पूछ लेना, ठीक है। और सबसे बड़े मेरे भाई, मेरे तो 2 नंबर आते हैं उस क्विज में, 2-3। तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं तो खुद ऐसे कुछ भी कर देती हूँ, इसकी इन लोग की 10-10 आते हैं, पता नहीं मैम वो कैसे। जो लिंक नीचे आता है ब्लू कलर में, हाँ वो हाइपर लिंक होता है ना, उसमें पूरा हाँ आर्टिकल है। आर्टिकल राइट, आता है, उसको जाके पढ़ना है, बातें बार हाँ बार पढ़ के राइट, आंसर करना है। सुन लिया सबने? बट अब कोई कह बट मत क्या मैम हाइपर जब यूज जैसे ही करता है। आप लिंक भेजते हो वैसे ही आंसर कर देते हैं। अरे तो उसकी रीडिंग स्पीड तेज होगी, इसको है कुछ, है ना? तो कोई नहीं बोलेगा कि वो गूगल यूज करता है, वो तेज पढ़ता है, जल्दी पढ़ता है। ठीक है, ठीक है फरहान, मैं पूरा सपोर्ट करूंगी तुम्हें। मैम वो उन्हें बोलिए स्ट्रैटेजी हमें आपको भी टिप्स बताएगी दे। क्या? क्या? हाँ तुम लोग फरहान को पकड़ो ग्रुप में, ठीक है। और फरहान अगर 10 दिन के बाद इन सबके 10-10 नहीं आए ना, तो तुम्हें जरूर पकड़ूंगी मैं फिर। मैम ठीक क्या है कि पता हमें कैसे ब्लॉक ऐसा कर होता दे। है? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो फरहान अकेले यूज कर लेता है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हाँ यस, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की जरूरत है हमें, ठीक है। चलो गाइस, आई टेक योर लीव एंड आई सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इस बार सारी क्लासेस अटेंड करना, मुझे फीडबैक्स देना एंड बताना, व्हिचएवर वे सूट्स यू द बेस्ट, विल मैम प्रोसीड। अगली लीगल रीजनिंग क्लास कब होगी मैम? अभी मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड में मैं एक लेने की कोशिश करूंगी, बट अभी क्योंकि वी आर ट्राइंग टू सेट द पेस फॉर यू, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले मंडे को होगी, ठीक है। बट मैम उसके बाद टाइमिंग यही रहेगी ना? हाँ टाइमिंग ये रहेगी, ठीक है। ओके, चलो बाय गाइस, टेक केयर, गुड बाय नाइट एंड मैम। आई आस्क फॉर फीडबैक्स इन द बाय ग्रुप। बाय मैम। बाय बाय बाय। एवरीवन, बाय, गुड नाइट, बाय 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 Bye, बाय, ma'am. यू वेलकम, बाय।